हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारे पास जो चैप्टर है जिसे हम रिवाइज करने वाले हैं वो है लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज। अच्छा, ये चैप्टर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 नंबर का आप मान के चलो एक क्वेश्चन कंफर्म्ड आएगा यहाँ से, कंफर्म 90%। ठीक है, और कौन से टॉपिक पर आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से। सर वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा? वो बेसिकली एक केस स्टडी होगी, एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा पर्टिकुलर मिसकंडक्ट इस केस में लग रहा है, और क्या सीएस को बेसिकली रिमूव किया जाएगा, रिप्रीमांड किया जाएगा, या फाइन लगेगा, या वो गिल्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो आपको एप्लीकेबिलिटी आनी चाहिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे, जब भी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर क्लॉज उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये वाला चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। प्रैक्टिकल लाइफ सर, आपने तो लास्ट वाले चैप्टर को भी, साइनिंग सर्टिफिकेशन को भी इंपॉर्टेंट बोला था। हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप देखोगे सीएमएडीटी सब प्रैक्टिकली तो है कि आप जब सीएस बन जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो यही सब आपको रोज देखना है। साइनिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है, और ये फ्रेमवर्क है गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज यानी कि ये सीएस एक्ट के बारे में है। पर मैं ये कहता हूँ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आप देखें ही ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो ज्यादा अच्छी बात है। पर आपको पता होनी चाहिए क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली भी। ठीक है, पर आप क्यों ही पढ़ेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के चक्कर में? तो प्रोफेशनल लाइफ में देखें ही ना तो वो ज्यादा अच्छी बात है। पर समझ तो आपको सब कुछ होना चाहिए कि सीएस एक्ट में क्या क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, क्या क्या अदर मिसकंडक्ट है, वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही उठाए हैं, जैसे कि फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हो गया, और कोई अथॉरिटीज हैं जो हमारे सीएस एक्ट के अंदर, वो बात करेंगे। और जितने भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में, वो हम सारे ही कवर करेंगे विद एग्जांपल्स, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन पाए और आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। बस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज। ठीक है, फंक्शन एंड ड्यूटीज क्या होंगी कंपनी सेक्रेटरीज की? सेक्शन 205 में बात करता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सीएस इन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, आप ये जान लीजिए। ये पीसीएस की बात नहीं करता है, ये सीएस इन एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 205 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद रूल 10। रूल 10 भी है, तो ये रूल का नाम आपको याद रखना है, ये मस्ट लर्न करना है। जब भी पेपर में अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो वहां आपको सेक्शन तो मेंशन करना ही करना है। बाकी वहां पे रूल भी मेंशन करना है। अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल रूल 2014, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सर सीएस की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो बता दीजिए। ठीक है, सीएस मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन एंड ड्यूटीज। पहला, रिपोर्ट करेगा बोर्ड को अबाउट द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, रूल्स एंड अदर लॉज। अदर लॉज के बारे में भी बेसिकली कंप्लायंस के बारे में रिपोर्ट करेगा, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। एंश्योर करेगा कंपनी कंप्लाइज विद एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 और 2 है ना, ठीक है, जो आईसीएसआई इशू करें, अप्रूव करें सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको कंप्लाई करते हैं नहीं करते वो एंश्योर करेंगे। टू प्रोवाइड टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली और इंडिविजुअली गाइडेंस अबाउट द डीआरपी। डीआरपी क्या? ड्यूटीज, रोल एंड पावर। तो ड्यूटी, रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो पावर है उनके बारे में गाइडेंस बताएगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 जितनी भी है और लॉज के अंदर। तो प्रोवाइड टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली और इंडिविजुअली गाइडेंस देगा विद रेस्पेक्ट टू देयर डीआरपी। डीआरपी मतलब उनकी ड्यूटीज क्या है एक्ट के अंदर, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी पावर्स क्या है। ठीक है, फैसिलेट द कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग। मीटिंग कन्वीन कराने में फैसिलिटेट करेगा, अटेंड करेगा बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, जनरल मीटिंग, और उनकी मिनट्स भी बनाएगा। तो यही तो काम होता है सीएस का इन एम्प्लॉयमेंट में, मिनट्स बनाना, मीटिंग कन्वीन कराना, कॉल करना, कन्वीन कराना, एंड उनको फिर अटेंड भी करना, और वहीं पे फिर बेसिकली मिनट्स, उसके बाद फर्दर वो मिनट्स बताएगा। ठीक है, मीटिंग के अंदर तो वो टेक नोट करता है ना हर चीजें कि क्या क्या हो रहा है, जब भी तो उसके बेसिस पे अगर टेक नोट नहीं करेगा चीजें तो फिर मिनट्स कैसे बनाएगा? तो उसका काम वहां पे होता है बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग और जनरल मीटिंग में बैठकर सारी चीजें टेक नोट करते हैं ना, क्या मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या किसी के आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, किसने कोई एजेंडा उठाया है, वो सारी चीजें वो नोट डाउन करेगा और वो मिनट्स में वो डालनी होती है। उसके बाद अप्रूवल, बोर्ड से अप्रूवल लेना, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, आरओसी, आरडी, एनसीएलटी, सच अदर अथॉरिटीज एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। तो अप्रूवल्स लेने का काम उन्हीं का है। रिप्रेजेंट करना वेरियस रेगुलेटर्स के अदर अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट इन कनेक्शन विद द डिस्चार्ज ऑफ वेरियस ड्यूटीज अंडर दिस। मतलब रेगुलेटर्स के, कंपनी को बेसिकली कंपनी के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करना बिफोर द रेगुलेटिंग अथॉरिटीज। रेगुलेटर्स कौन हो गए? आरओसी, आरडी, एनसीएलटी, ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, ये क्या, ये सब क्या हमारे रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, और कोई भी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट इन कनेक्शन विद डिस्चार्ज ऑफ वेरियस ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट, यानी कि टाइम टू टाइम रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंट होना पड़ता है। टू असिस्ट द बोर्ड इन कंडक्ट ऑफ अफेयर, असिस्ट करेगा बोर्ड को अफेयर
कंडक्ट करने में, असिस्ट एंड एडवाइस बोर्ड इन एंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंप्लाइंग विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, एडवाइस करेगा बोर्ड को। सच एज द ड्यूटी असाइन बाय टाइम टू टाइम, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ड्यूटी असाइन करेंगे वो भी परफॉर्म करनी होंगी किसको, सीएस को। डू डिस्चार्ज सच एज द ड्यूटी हैज बीन स्पेसिफाइड, और एक्ट और इस रूल्स में कंपनीज एक्ट 2013 में अगर और रूल्स में कहीं भी कोई भी ड्यूटी लिखी हुई है सीएस की तो वो भी उसको परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो ये आपको लिस्ट याद करनी है, कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है, ये आपको लिख के आने ही आने हैं। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, जब ये कीवर्ड देखेंगे ना इस नोट्स में तो इससे आप एकदम से रिकॉल कर पाएंगे सारी चीजें। ठीक है, फटाफट। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी एज अ पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, यस सीनियर मैनेजमेंट भी, कंपनी सेक्रेटरी जो है सीनियर मैनेजमेंट में आता है। कहां पे लिखा हुआ है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 16D ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 क्या बोलता है, सीनियर मैनेजमेंट शेल मीन द ऑफिसर एंड पर्सनल ऑफ द लिस्टेड एंटिटी हु आर द मेंबर ऑफ इट्स कोर मैनेजमेंट टीम। तो सीनियर मैनेजमेंट में कौन आता है, जो कोर मैनेजमेंट टीम का पार्ट है, तो सीएस भी इसमें ही आता है। कहां आता है लिखा, मैं बताता हूं, मेंबर ऑफ द कोर मैनेजमेंट टीम एक्सक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बाहर रखा गया है। एंड शेल कंप्राइज ऑल द मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट वन लेवल बिलो द सीईओ एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, यानी कि सीईओ एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, उसके वन लेवल बिलो पे जो भी ऑफिसर हैं वो सब कहां आते हैं, सीनियर मैनेजमेंट में आते हैं, इंक्लूडिंग सीईओ मैनेजर। सीईओ और मैनेजर भी आ जाते हैं अगर वो डायरेक्टर नहीं है, in case they are not the part of the board of director, and shall specifically include the functional by whatever name called person identified and designated as KMP other than the board of director by the listed। यानी कि अगर कोई पर्सन को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है फंक्शनल हेड में और उसको आइडेंटिफाई और डेजिग्नेटेड किया हुआ है एज अ केएमपी, कैसे, एज अ केएमपी, सीएस यहीं फंसता है आके, एंड अदर देन द बोर्ड बाय द, जो अदर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बाय द लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी एज अ पार्ट ऑफ द सीनियर मैनेजर, यानी कि अगर कोई फंक्शनल हेड्स हैं by whatever name called person identify और designated as a KMP, जिस पर्सन को आइडेंटिफाई किया गया और डेजिग्नेट किया गया एज अ KMP, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काउंट नहीं होता है, जो कि अदर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ठीक है, वो कहां आ जाता है, कंपनी सेक्रेटरी एज अ पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं, सीनियर मैनेजमेंट में कौन आता है, मीन द ऑफिसर पर्सनल जो कि कोर मैनेजमेंट टीम का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, मेंबर ऑफ इट्स कोर मैनेजमेंट टीम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वहां से बाहर किया गया, और वन लेवल बिलो कंप्राइज ऑल द मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट वन लेवल बिलो द सीईओ एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, और सीईओ और मैनेजर भी आ जाते हैं अगर वो डायरेक्टर, अगर वो बोर्ड का पार्ट नहीं है, और स्पेसिफिकली इंक्लूड द फंक्शनल हेड जो कि आइडेंटिफाइड डेजिग्नेटेड है, कैसे, एज अ की मैनेजर पर्सन है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सीएफओ भी आ जाता है, हाँ जी सीएफओ भी आ जाता है। उसके बाद देखते हैं डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म क्या है, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ अथॉरिटीज हैं सीएस एक्ट के अंदर, हम अब डायरेक्ट सीएस एक्ट की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है मिसकंडक्ट ऑफ द सीएस एक्ट, तो उसमें 3 अथॉरिटीज की बात करी गई है। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं, वो आपका पार्ट है, पेपर में यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अथॉरिटीज के ऊपर कौन सी अथॉरिटीज का क्या फंक्शन है। ठीक है, प्रॉब्लम देगा उसमें बेसिकली फंक्शन कुछ भी प्रॉब्लम होगा और उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी अथॉरिटी की पावर है इस डिस्प्यूट को हैंडल करने की या इस पर्टिकुलर इशू को हैंडल करने की। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पास में भी आए हुए हैं, मैं खुद से नहीं बना रहा, मैंने क्वेश्चन रीड आउट किए हैं पीवाईक्यूज, उसमें से फाइंड आउट किया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट की अगर मैं बात करूं, डीडी, इसको नाम दिया हमने डीडी, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। सेक्शन 21 ऑफ द सीएस एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, यानी कि सेक्शन 21 में ही एस्टैब्लिशमेंट किया गया किसका, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट का। ठीक है, उसके बाद इसको हेड कौन करता है, हेड करता है ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट की अगर मैं कहीं बात करूं तो आईसीएसआई है ये। ठीक है, हेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूट जिसको डेजिग्नेटेड किया गया है एज अ डायरेक्टर डिसिप्लिन, जिसको एक पोस्ट दी गई है। ठीक है, क्या पोस्ट दी है, डायरेक्टर डिसिप्लिन की। एंड सच अदर एम्प्लॉय भी हो सकता है फॉर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट रिसीव। तो आपको बस इतना याद रखना, डायरेक्टर डिसिप्लिन है, एक ऑफिसर है इंस्टीट्यूट का जिसको डेजिग्नेट किया गया है डायरेक्टर डिसिप्लिन के नाम से। उसके बाद ऑन रिसीप्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, कंप्लेन रिसीव होती है फीस के साथ, तो डायरेक्टर डिसिप्लिन क्या है, प्राइमा फेसी ओपिनियन देगा ऑन द अकरेंस ऑफ द अलीज मिसकंडक्ट, यानी कि कोई भी कंप्लेन रिसीव होती है सीएस के अगेंस्ट, कंपनी सेक्रेटरी के अगेंस्ट, प्लस उसके साथ प्रेस्क्राइब फीस है वो भी रिसीव होगी, तो डायरेक्टर डिसिप्लिन अपना प्राइमा फेसी ओपिनियन देगा कि मिसकंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, अकरेंस ऑफ द अलीज मिसकंडक्ट। उसके बाद डायरेक्टर डिसिप्लिन शेल फॉलो द प्रोसीजर, फॉलो करेगा जो भी एक्ट के अंदर है। डायरेक्टर डिसिप्लिन इज ऑफ ओपिनियन दैट मेंबर इज गिल्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट, यानी कि दो तरह के मिसकंडक्ट हैं आपके सीएस एक्ट में, एक तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक है अदर मिसकंडक्ट, दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। बोल रहा है डायरेक्टर डिसिप्लिन का अगर ओपिनियन है कि पहले तो उसने प्राइमा फेसी ओपिनियन दिया अपना, प्राइमा फेसी ओपिनियन में क्या लग रहा है, हाँ मिसकंडक्ट हुआ है, उसके बाद वो प्रोसीजर फॉलो करेगा, ये उसका फाइनल ओपिनियन निकल के आ रहा है क्या, मेंबर ने हाँ भी मिसकंडक्ट किया हुआ है, तो उस केस में कौन सा मिसकंडक्ट किया है, फर्स्ट शेड्यूल का, सेकंड शेड्यूल का, या दोनों ही शेड्यूल का। तो अगर फर्स्ट शेड्यूल का किया हुआ है तो मैटर शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, ये अलग अथॉरिटी है, उसकी बात अभी हम करेंगे। सेकंड शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही क्या है, सेकंड का क्या है या फिर
फर्स्ट और सेकंड बोथ द शेड्यूल, फर्स्ट और सेकंड दोनों का किया है तो मैटर किसके पास जाएगा, डिसिप्लिन कमेटी के पास जाएगा। अगेन पहले सुन लीजिए, डायरेक्टर डीडी डायरेक्टर डिसिप्लिन बोल रहा है कि हाँ ओपिनियन, उसके ओपिनियन में हाँ मेंबर ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट किया है, कौन सा किया है, फर्स्ट शेड्यूल का किया है, तो किसके पास मैटर जाएगा, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास। सेकंड शेड्यूल और बोथ शेड्यूल में किया हुआ है तो मैटर शैल बी प्लेस्ड बिफोर द डिसिप्लिनरी कमेटी। समझ में आ गया। अब पढ़ लेते हैं बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्या है। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन की अथॉरिटी कौन सी है। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन कौन से सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट करा है, अंडर द 21A ऑफ द सीएस एक्ट, यानी कि काउंसिल ने बनाया अंडर द सेक्शन 21A ऑफ द सीएस एक्ट। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन शैल फॉलो द समरी डिस्पोजेबल प्रोसीजर डीलिंग विद ऑल द केसेस, यानी कि ये एक प्रोसेस फॉलो करेगा जो कि सीएस एक्ट में है, समरी डिस्पोजेबल प्रोसीजर। Where the board of discipline is the opinion member is guilty of professional misconduct mentioned in, अच्छा अब बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्या कह रहा है, अब फाइनली डायरेक्टर डिसिप्लिन ने मैटर किसके पास भेजा, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। अब बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्या बोल रहा है, हाँ जी मेरे ओपिनियन में, इसका फाइनल ओपिनियन है मेंबर इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और मिसकंडक्ट, हाँ जी मेंबर ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, फर्स्ट शेड्यूल का ही तो जा रहा था इसके पास, तो हाँ इसने करा है फर्स्ट शेड्यूल में। तो बेसिकली क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी किसको, मेंबर को, और बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अगेंस्ट हिम एंड मे देयरआफ्टर टेक एनी वन और मोर ऑफ फॉलोइंग एक्शन, यानी कि सिंपल सी बात आप ये समझो, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के ओपिनियन में, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का ओपिनियन क्या है कि उसने मेंबर ने मिसकंडक्ट किया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अदर मिसकंडक्ट किया है, कौन सा, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में प्रिस्क्राइब है, तो उसको ओपिनियन देने के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद फिर ऑर्डर सुनाया जाएगा, और ऑर्डर में क्या क्या हो सकता है वो बात कर रहे हैं। रेप्रीमांड द मेंबर, रेप्रीमांड क्या होता है सर, क्रिटिसिज्म मिलेगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा उस मेंबर को, यानी कि आप उसकी रेपुटेशन खराब होने वाली है मार्केट में, अगर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियली, तो उसको बेसिकली आगे जाके वो क्या कर पाएगा, कुछ कर पाएगा, ठीक है, क्या वो प्रैक्टिस में अपनी परफॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, डिस रेप्यूटेशन हो जाएगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी उसकी, ठीक है। रिमूव द नेम ऑफ द मेंबर, मेंबर का नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा 3 महीने के लिए, फॉर अप टू 3 मंथ, यानी अप टू 3 मंथ है, 2 महीने भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है। तो रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द मेंबर, यानी कि जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर हमने मिसकंडक्ट किया तो 3 महीने के लिए हमारा नेम उस रजिस्टर से भी निकाल दिया जाएगा, यानी कि जब आप क्वालिफाइड हो जाओगे, सारे एग्जाम क्लियर कर लोगे, उसके बाद ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लोगे, तो सारा प्रोसीजर जो भी आपको एडमिट कर लिया जाएगा एज एन एसोसिएट ऑफ द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसके बाद आपका रजिस्टर में नाम एंटर हो जाएगा, ठीक है, रजिस्टर में नाम एंटर हो जाएगा, तो ये उस वाले रजिस्टर की बात कर रहा है, वहां से आपका नेम आपको 3 मंथ्स के लिए निकाल भी दिया जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ किया तो, या फिर फाइन लग जाएगा उसके पास, कितना, जितना इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है, पर अप टू 1 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। तो 3 एक्शन आपके अगेंस्ट ले लिए जाएंगे, पहला रिप्रीमांड, दूसरा आपका नाम रिमूव किया जाएगा फॉर अ पीरियड अप टू 3 मंथ्स, और थर्ड वन इम्पोज सच फाइन एज मे थिंक फिट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए तक का आपके ऊपर फाइन भी लगा जा सकता है, ठीक है। कब लगेगा, जब बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन फाइनली मान लेगा हाँ भाई इसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, आपको अपॉर्चुनिटी, आपको भी सुना जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको भी दी जाएगी, देन फिर ऑर्डर पास होगा, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना तो जरूरी है, नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है, नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ डायरेक्टर डिसिप्लिन shall submit before the board of discipline all the information and complaint where is the opinion that there is a no prima facie opinion and board of discipline if agree with the opinion of the directors and close the matter, disagreement हुआ, advise director to further investigate, मतलब देखिए मैटर आया बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास, मैटर आया डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास, और डायरेक्टर डिसिप्लिन ने क्या बोला, प्राइमा फेसी ओपिनियन, भाई इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या था, उसने किया था, प्राइमा फेसी ओपिनियन निकल के आ रही थी ना, तभी तो वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कोई प्राइमा फेसी ओपिनियन नहीं है, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मैटर नहीं है उसकी नजर में, किसकी, डायरेक्टर डिसिप्लिन में। तो अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन इस बात से एग्री कर जाता है तो क्लोज कर देगा मैटर, अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का डिसएग्रीमेंट होता है डायरेक्टर डिसिप्लिन के साथ, तो बेसिकली एडवाइस करेगा डायरेक्टर डिसिप्लिन को कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करो आप, ठीक है, सिंपल बात है, समझ में आई। यानी कि अगर उसका कोई प्राइमा फेसी ओपिनियन नहीं निकल के आ रहा है कि मेंबर ने मिसकंडक्ट किया है, तो उस केस में या मैटर क्लोज होगा, अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन की सहमति बन जाती है, अगर सहमति नहीं बनती है तो मैटर फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा मैं कितनी फास्ट फास्ट कर रहा हूं, क्योंकि रिवीजन का टाइम है, तो आपको इतनी फास्ट फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर डिसिप्लिनरी कमेटी की बात करते हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी की बात करते हैं, हाँ जी, डिसिप्लिनरी कमेटी की बात करते हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल, अगेन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगा अंडर सेक्शन 21B ऑफ द सीएसआई, ठीक है। तो 3 सेक्शन पढ़ लिए, 21, 21A एंड 21B। डीसी शैल कंसिस्ट ऑफ द डीसी, अच्छा डिसिप्लिनरी कमेटी डीसी जो है इसमें कौन कौन आएगा, कौन कौन कंसिस्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं इसका, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि या तो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हमारे और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेंगे, 2 मेंबर आएंगे टू बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द काउंसिल, और जो काउंसिल के 2 मेंबर भी इसमें आएंगे, और 2 मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली अपॉइंट करेगा
इस डिसिप्लिनरी कमेटी में जिनको एक्सपीरियंस होगा किसका, लॉ, इकोनॉमिक, बिजनेस, फाइनेंस और अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो डिसिप्लिनरी कमेटी में कौन कौन लोग आएंगे, पहला प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 मेंबर काउंसिल से आएंगे, 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वो वाले पर्सन नॉमिनेट करेगा जिनका एक्सपीरियंस होगा किसमें, लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस में और अकाउंटेंसी में। काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूट मोर डीसी एज मे बी रिक्वायर्ड या व्हेन कंसिडर नेसेसरी। यस, तो काउंसिल बहुत सारी और भी डीसीज बना सकता है। डीसी कंसीडरिंग द केसेस प्लेस्ड बिफोर इट शैल फॉलो सच प्रोसीजर मे बी स्पेसिफाइड। अब इसके पास कौन कौन से केसेस आएंगे, इसके पास कौन कौन से केसेस आएंगे, इसके पास सेकंड शेड्यूल और बोथ शेड्यूल, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल ने भी किया है, सेकंड शेड्यूल में किया है, दोनों ही मैटर इसके पास आएंगे। ठीक है, यानी कि अगर किसी मेंबर ने सेकंड शेड्यूल का कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हुआ है तो वो भी इसके पास आएगा, अगर कोई मेंबर ने सेकंड शेड्यूल में भी किया है और फर्स्ट शेड्यूल में भी किया है, दोनों में किया है, तो भी मैटर इसके पास आ जाएगा। खाली फर्स्ट शेड्यूल में किया है तो मैटर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाएगा। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए, where DC's opinion member is guilty of professional misconduct or other misconduct mentioned in the second schedule or both the first schedule and second schedule, यही पढ़ रहे थे अभी हम। afford to the member opportunity of being heard दी जाएगी ऑर्डर पास करने से पहले, उसके बाद उसके अगेंस्ट ये एक्शन लिए जाएंगे। पहला सेम रिप्रीमांड किया जाएगा, रिमूव कर सकते हैं उसका नाम, ये भी सेम है नहीं, ये सेम नहीं है, परमानेंटली बोल रहा है, फॉर सच पीरियड एज इट थिंक फिट, या तो परमानेंटली निकाल देंगे, परमानेंटली। सोचो इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर आपने कुछ ऐसा गलत किया, मैं कहूंगा कोई भी ना करे कुछ, अभी हम वो इसलिए हम अच्छे से समझेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में है क्या, डिटेल्ड में अच्छे से समझेंगे बिल्कुल। ठीक है, अगर भूल चूक में भी कभी किसी से हो जाता है कुछ तो वो ध्यान रखे परमानेंटली, तो ऐसा काम ना ही करें तो अच्छी बात है। रजिस्टर परमानेंटली निकाल देंगे आपका नाम रजिस्टर से, या फिर सच पीरियड, अगर इंस्टीट्यूट को जो टाइम सही लगता है वो बेसिकली टाइम पीरियड के लिए वो रिमूव कर सकता है। इम्पोज सच फाइन एज इट मे थिंक फिट, ये सर ये भी फाइन भी सेम ही नहीं, फाइन 5 लाख तक का आपका, अप टू 5 लाख, वहां पे कितना था, अप टू 1 लाख, वहां पे बेसिकली कितने टाइम के लिए रिमूव कर रहे थे, अप टू 3 मंथ के लिए आपका नाम रिमूव कर सकते थे वो। ठीक है, और यहाँ पे परमानेंटली सो डेंजरस, तो सेकंड शेड्यूल तो अपने आप में ही डेंजरस वाली चीज है, तो आप ध्यान से पढ़ना। अब इन अथॉरिटीज के पास पावर ऑफ सिविल कोड भी है। हाँ जी, अथॉरिटी डीसी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन डायरेक्टर डिसिप्लिन शैल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड अंडर द सीपीसी सिविल कोड प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स। पहला समन कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और रिसीविंग द एफिडेविट ऑन एफिडेविट। ठीक है, तो रिसीविंग द एविडेंस ऑन एफिडेविट। अब आप समझ चुके हैं, ये तो आपने बहुत बार पढ़ लिए होंगे। अब ये आपने इकोनॉमिक लेबर लॉ कितने सारे लॉज पढ़े हुए हैं, सब में ये आता है, जीएसटी में भी आता है, हर जगह ये आता है, पैमा में भी है। तो ये आपको पावर ऑफ सिविल कोड जो है वो अथॉरिटी के पास है, जो अथॉरिटी अभी हमने पढ़ी उसके पास सिविल कोड की भी पावर है। कौन सा सेक्शन, 21C। कितने सेक्शन पढ़ लिए, 21 पढ़ लिया, 21A पढ़ लिया, 21B पढ़ लिया एंड 21C पढ़ लिया। ये सेक्शन भी याद रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए चलें आगे चलते हैं जी। आ गया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, आ गया अब आपके। अब ध्यान से बिल्कुल कान खोल के रिवीजन करना है, बिल्कुल दिमाग खोल के कान खोल के अच्छे से रिवाइज करेंगे हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म्ड है यहाँ से। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में जो डिवाइडेड है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल फर्दर डिवाइडेड है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेकंड शेड्यूल जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है, पीसीएस के। आपको देखो 2 तरीके से चीजें पढ़नी है, पार्ट 1 पीसीएस के बारे में, पार्ट 2 सीएस इन एम्प्लॉयमेंट जो सर्विस में है उसके बारे में है। पार्ट 3 जो है वो इंस्टीट्यूट के जितने भी मेंबर है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे इन एम्प्लॉयमेंट हो, सबके बारे में जनरल है। पार्ट 4 जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, अदर मिसकंडक्ट है, और वो भी पीसीएस और इन सर्विस वाले जो हैं उनके बारे में जनरल है। सेकंड शेड्यूल की बात करूं तो पीसीएस के लिए है। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है रिलेशन टू द मेंबर ऑफ द आईसीसी, यानी कि प्रैक्टिस और सर्विस दोनों के लिए है, जनरली है। पार्ट 3 भी बोला है अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर ऑफ द आईसीसी, और वो भी दोनों के लिए जनरली है। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कितने हो गए, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया, ये प्रोफेशनल पार्ट 2 में मिसकंडक्ट हो गया, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया। ठीक है सर, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया, ये अदर मिसकंडक्ट हो गया, और ये भी अदर मिसकंडक्ट हो गया। सर ये किस पे लगता है, सर ये पीसीएस पे लगता है। ये सर्विस वाले यानी कि जो इन एम्प्लॉयमेंट वाले उन पे लगता है। सर ये दोनों पे लगता है, बोथ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आपको याद रहेगा। सर ये भी दोनों पे लगता है बोथ, ये पीसीएस पे लगता है, ये दोनों पे लगता है, और ये अगर मैं खाली पीसीएस लिख रहा हूं मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की बात हो रही है, इन एम्प्लॉयमेंट की बात करूं खाली सर्विस वालों की बात हो रही है। ठीक है, और जब बोथ किया तो दोनों को ही ध्यान रखना है वो वाले मिसकंडक्ट में। ठीक है, और अदर मिसकंडक्ट पढ़ लिया हमने, और पीसीएस किन के बारे में वो भी पढ़ लिया। अच्छा, अब हम देखने जनरली, ये भी याद रखना, जनरली 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 जनरली, ये जनरली है मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिस से थोड़े अलग है। चलिए, अच्छा सर, अब हम इसकी समरी भी बाद में कर लेंगे। अब हम फर्स्ट शेड्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट शेड्यूल है हमारे पास,
प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, यानी कि पीसीएस की बात हो रही है। हाँ जी, पीसीएस की बात हो रही है। पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल किसकी बात हो रही है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की हो रही है। किसके रिगार्डिंग? पीसीएस के। किसके रेस्पेक्ट में? पीसीएस के रेस्पेक्ट। ठीक है, और कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। देखो मैं पार्ट पे क्यों फोकस कर रहा हूं, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल तो आप याद कर लोगे, पार्ट पे क्यों फोकस कर रहा हूं, पेपर में लिख के आओगे अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, एज पर क्लॉज दिस ऑफ द पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, एज पर क्लॉज दिस पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट 3 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। तो इस तरीके से लेके आओगे तो अच्छी बात है, याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से कीवर्ड और ये लर्न हो जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। सेकंड शेड्यूल में कितने पार्ट है सर? 3 पार्ट हैं। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 किसके रेस्पेक्ट में? पीसीएस के रेस्पेक्ट में। किसकी बात करता है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करता है। ठीक है, चलिए क्लॉज 1 बोलता है, अ पीसीएस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। डीम्ड वर्ड यूज है। डीम्ड वर्ड से आप क्या समझते हैं? मानो ना मानो आपको मानना ही पड़ेगा कि ये क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। मानो ना मानो आपको मानना ही पड़ेगा कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अगर कोई मेंबर ये कुछ ऐसा कर देता है तो वो मान लिया जाएगा कि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। क्या कुछ कर देता है सर? तो उसके लिए क्लॉज 1 देखते हैं। क्लॉज 1 बोलता है, अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ सीएस अनलेस सच पर्सन पीसीएस और इज इन पार्टनरशिप विद हिम और एम्प्लॉयड बाय हिम। ठीक है, इतना ही है आपको, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, वो मैं समझा दूंगा। मतलब एक पीसीएस किसी एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को अलाउ कर रहा है कि वो उसके नाम पे प्रैक्टिस करे, उसके नाम पे प्रैक्टिस करे। समझ रहे हो? मतलब पीसीएस अगर किसी पर्सन को अलाउ कर रहा है टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, उसके नाम पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, तो वो क्या कहलाया जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आप इतना ही पढ़ो अभी। ठीक है, यहाँ की कहानी अभी हम स्टार्ट करेंगे। मतलब एक पीसीएस अगर किसी पर्सन, एनी पर्सन को अलाउ कर रहा है टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ सीएस, तो क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो समझ में आ रहा है? कोई अगर पीसीएस है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई अगर पीसीएस है, अगर वो किसी पर्सन को अलाउ कर रहा है टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, उसके नाम पे प्रैक्टिस करे एज अ सीएस, तो क्या कहलाया जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कौन से क्लोज का? क्लोज 1 का। कौन से पार्ट का? पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, अच्छा ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया। अच्छा कब कब अलाउड है, कब कब वो प्रैक्टिस कर सकता है कोई भी पर्सन एज अ सीएस उसके नाम पर? बोल रहा है अनलेस सच पर्सन, या तो वो पीसीएस होना चाहिए, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? या तो वो पीसीएस है तो चलेगा सर, एंड प्लस दूसरी कंडीशन, या तो उसकी पार्टनरशिप में हो, या फिर उसने उसको एम्प्लॉय किया हो। ठीक है, समझ में आया? पहला, प्रैक्टिस अलाउ कर रहा हूं, किसी भी पर्सन को मैं अलाउ कर रहा हूं मेरे नाम पे प्रैक्टिस करो एज अ सीएस। कब अलाउ करूंगा मैं? तब या तो वो पीसीएस हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को मैं अलाउ कर रहा हूं मेरे यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो, मेरे नाम पर आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल करनी है? या तो वो मेरा पार्टनर, या वो पीसीएस मेरा पार्टनर हो, या फिर मैंने उसको एम्प्लॉय किया हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई एक पीसीएस है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है किसी पीसीएस के? नहीं हो सकता ना, तो ये एम्प्लॉयड का मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतना भी याद करो। समझ में आ रहा है? ये एम्प्लॉयड वर्ड यूज है, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मतलब मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, लेट अज्यूम, मैं किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी रख सकता हूं, वो सैलरी थोड़ी लेगा, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो सैलरी कैसे ले लेगा? तो एम्प्लॉयड क्या है फिर सर? मतलब अ पीसीएस फर्म मे एम्प्लॉय क्वालिफाइड मेंबर फॉर असिस्टेंस वर्क, मतलब कोई असाइनमेंट है उसके लिए मैंने किसी क्वालिफाइड असिस्टेंट मतलब क्वालिफाइड पीसीएस को एंगेज कर लिया अपने साथ, या वो मुझे असिस्ट कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, उसका वो प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा, पर वो होना चाहिए वो भी पीसीएस, और किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट हो सकता है सेक्रेटरियल ऑडिट में किसी लिस्टेड कंपनी का 1000 बेसिकली टर्नओवर क्रॉस कर रहा है उसका, कोई बड़ा असाइनमेंट है, तो मैंने किसी पीसीएस अपने ही भाई बंधु को रिक्वेस्ट करा कि इस एंगेज कर लिया उसको किसी काम के लिए, मतलब एक तरीके से वो इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए मैंने एंगेज कर लिया, तो मैं सैलरी थोड़ी दे सकता हूँ, तो एम्प्लॉयड बाय हिम। या फिर वो मेरा पार्टनर है, मतलब एक फर्म में 2-3 पार्टनर है, तो मेरा पार्टनर मेरे बिहाफ पे प्रैक्टिस कर सकता है ना, क्या दिक्कत है? मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ, मैंने बोला जाओ आप अहमदाबाद में मेरे नाम से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ अपने पार्टनर को बोलूंगा जो कि बीसीएस ही होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल, आप तो आ जा ही ना चाहिए, और अभी भी नहीं आया तो एग्जाम्पल है फिर आपके लिए। एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम मिस्टर ए पीसीएस है जो परमिट कर रहे हैं हिज ऑफिस असिस्टेंट को हु इज नॉट अ क्वालिफाइड असिस्टेंट, मतलब कोई प्रैक्टिसिंग फर्म है, मिस्टर ए पीसीएस है, ठीक है, वो अपने क्वालिफाइड ऑफिस असिस्टेंट को, अपने जो कि क्वालिफाइड पीसीएस नहीं है, अपने किसी ऑफिस असिस्टेंट को जो कि क्वालिफाइड सीएस नहीं, क्वालिफाइड पीसीएस नहीं है, इंडिपेंडेंटली साइन करे कंप्लायंस सर्टिफिकेट और रिप्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द क्लाइंट, और रिप्रेजेंट करे क्लाइंट के सामने यूजिंग मिस्टर ए नेम और फर्म लेटर हेड। मतलब अगर कोई पीसीएस है वो अपने किसी असिस्टेंट, जो कोई ऑफिस का असिस्टेंट है जो कि क्वालिफाइड पीसीएस नहीं है, उसको क्या बोल रहे हैं कि आप साइन करो कंप्लायंस सर्टिफिकेट और रिप्रेजेंट करो क्लाइंट के सामने, और मिस्टर ए का नाम यूज करो और फर्म का लेटर हेड भी यूज करो। ठीक है, तो क्या ये बन जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस, मिस्टर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि वो क्वालिफाइड पीसीएस ही नहीं है। यहाँ तो कंडीशन क्या थी? पहली पीसीएस होना चाहिए, जब भी तो मैं अलाउ करूंगा उस पर्सन को प्रैक्टिस करे मेरे नाम पे। तो ठीक है जी,
दिस अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बिकॉज मिस्टर ए अलाउड टू एन अनक्वालिफाइड पर्सन, यानी कि वो पीसीएस नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब समझ में आया, तो उसके नाम पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए क्लोज टू क्या है सर? क्लोज टू बोलता है पे कर रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं, एग्री टू पे कर रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं। अब पे का मतलब समझता आ रहा है, अलाउ का मतलब क्या है वो भी समझेंगे। पे, अलाउ, एग्री टू पे, अलाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस। मतलब या तो मैं पे कर रहा हूं कोई भी शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन द फीस और द प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस। प्रोफेशनल बिजनेस से मतलब है प्रोफेशनल एक्टिविटीज, सीएस वाली प्रोफेशनल सर्विस, टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, या नो। तो ये समझो, मैं अगर कोई पे कर रहा हूं, क्या पे कर रहा हूं, शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन द फीस और द प्रॉफिट, किस चीज का प्रॉफिट, प्रोफेशनल बिजनेस से जो आ रहा है, प्रोफेशनल एक्टिविटी या प्रोफेशनल सर्विस जो हम दे रहे हैं उससे जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ठीक है, उसका मैं कमीशन दे रहा हूं, शेयर कर रहा हूं अपनी प्रॉफिट में, या ब्रोकरेज दे रहा हूं किसी भी पर्सन को, तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा? बिल्कुल कहलाया जाएगा। ये परमिट का मीन्स क्या है? अलाउ, अलाउ का मतलब होता है परमिट, ठीक है, या फिर मैं एग्री टू अलाउ कर रहा हूं। अलाउ मतलब हम डायरेक्टली पे नहीं कर रहे, ठीक है, पर अगर मैं पीसीएस हूं, जैसे लेट अज्यूम मैं पीसीएस हूं और मैंने अपने बिहाफ पे मिस्टर एक्स को बोला कि मेरी फीस कलेक्ट कर लो वहां से, और उसको मुझे शेयर कमीशन देना है, ठीक है, हालांकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है पर मैं कर रहा हूं, और मुझे उसको शेयर और कमीशन देना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना जो पर्टिकुलर एक्स अमाउंट फीस है उसमें से 20% आप काट के मुझे दे दो। तो मैंने उसको पे तो नहीं किया, पर मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ। समझ में आया? तो वर्ड की इंपॉर्टेंस है, हर हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है अगर यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कहलाया जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा। अगर मैं किसी भी पर्सन को प्रोफेशनल एक्टिविटी के रिगार्डिंग, प्रोफेशनल बिजनेस के रिगार्डिंग अपना कोई प्रॉफिट दे रहा हूं, अपना कोई शेयर दे रहा हूं, कमीशन दे रहा हूं, ब्रोकरेज दे रहा हूं, ठीक है, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा। अच्छा, कब ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं कहलाया जाएगा, उसके लिए मैंने सेपरेटली लिख दिया है। कब नहीं कहलाया जाएगा? अगर वो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट है, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी कि वो पीसीएस है, अगर वो पीसीएस है, उसके साथ मैं अगर प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं, चलेगा, उसके उसको मैं कमीशन दे रहा हूं, चलेगा, उसको मैं ब्रोकरेज दे रहा हूं, चलेगा, पीसीएस को। या फिर पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ डिसीज पार्टनर, या मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी और विद सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर ये क्या बोल दिया आपने? पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर या मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी। सबसे पहली बात, आपको प्रोफेशनल बॉडी समझना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी बात, आपको पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन समझना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल बॉडी तो यहाँ पे दे रखी है, इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब की हुई है क्लॉज 2 के लिए और फर्स्ट शेड्यूल के लिए, ठीक है, ये प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है। तो अगर वो मेंबर है, अगर वो मेंबर है ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी तो चलेगा, तो हम क्या बेसिकली उसको दे सकते हैं, दे सकते हैं। या उसके पास क्वालिफिकेशन है, कौन सी क्वालिफिकेशन है सर? ये वाली क्वालिफिकेशन है, तो क्या चलेगा? हाँ जी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाँ जी, आया समझ? मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी, इन सारी जो बॉडीज इनका मेंबर है, अगर मैं उसके उसको दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, ब्रोकरेज दे रहा हूँ, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। या पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन, इनके साथ अगर मैं कर रहा हूँ कुछ, इनको दे रहा हूँ, इनके साथ कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, या इनके थ्रू मैंने कुछ काम पकड़ा है, तो क्या इनको मैं शेयर कमीशन ब्रोकरेज दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं अपने पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज पार्टनर को दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। क्या है ये मिसकंडक्ट होगा? बिल्कुल भी मिसकंडक्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है अदर देन। समझ में आया आपको? ठीक है जी, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। रिलेवेंट नहीं है, पर हो सकता है वो ऐसी कोई प्रॉब्लम बना दे जिसमें इस इंस्टीट्यूट का जिक्र करते, तो क्वेश्चन फंस जाएगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, अब पीसीएस एग्री टू गिव 20% ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट फीस, ठीक है, तो ये हो गया प्रोफेशनल एक्टिविटी। अब आगे समझ में प्रोफेशनल एक्टिविटी प्रोफेशनल सर्विस का मतलब क्या है, ठीक है, अब आ गया होगा समझ में। सेक्रेटेरियल ऑडिट दे रहा हूँ टू अ प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर को दे रहा हूँ फॉर रेफरिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट टू हिज फर्म। मतलब कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो मेरी फर्म को अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट देता है, यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग करता है वो, बेसिकली उसके कॉर्पोरेट भी, कॉर्पोरेट में भी उसकी जान पहचान होगी। तो अगर वो मेरी फर्म को रेफर कर रहा है सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए, और मैं उसको 20% दे रहा हूं, तो बेसिकली क्या लग जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ना तो मेंबर है इंस्टीट्यूट का, ना ही परमिटेड प्रोफेशनल है, यानी कि वो जो दो परमिटेड प्रोफेशनल यानी पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, तो ना तो वो है प्रॉपर्टी डीलर, ना ही मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट है, मतलब आईसीएसआई से उसका लेना देना ही नहीं है कुछ, और उसके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल, अब पीसीएस अलाउ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज डिसीज पार्टनर टू रिसीव द डिसीज पर्सन एग्रीड शेयर ऑफ अ प्रॉफिट फ्रॉम ऑनगोइंग प्रोफेशनल असाइनमेंट। अब मान के चलो कोई आपका पार्टनर है, दोनों आप साथ मिलकर काम कर रहे थे, कोई भी एक अनहोनी घट जाती है और वो पार्टनर नहीं रहते, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो, अगर उसको हम बेसिकली उसका शेयर दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर जो असाइनमेंट की फीस थी उसमें से शेयर दे रहे हैं, तो वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि ये अलाउड है। कहाँ अलाउड था सर, एक बार बता दो, कहाँ अलाउड था? ये यहाँ पे अलाउड था, कहाँ गया? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पार्ट। समझ गए? इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगे, इस तरीके से आपको एप्लीकेबिलिटी आनी चाहिए। उसके बाद
एक्सेप्ट कर रहे हैं और एग्री टू एक्सेप्ट कर रहे हैं एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। समझ में आया? अब वहां तो क्या कर रहे थे, वहां हम पे कर रहे थे, अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां पे दे रहे थे, यहाँ हम ले रहे हैं। क्या? प्रॉफिट का पार्ट ले रहे हैं कोई भी प्रोफेशनल वर्क का हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं है उससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और एग्री टू एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी किसी प्रोफेशनल वर्क में से पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं है तो नहीं चलेगा, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है उसकी बात कर लेते हैं। प्रोवाइडेड नथिंग, अगर अच्छा अगर वो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं है यानी कि पीसीएस नहीं है तो नहीं चलेगा, पीसीएस है तो चलेगा, क्योंकि जो कवर्ड नहीं है वो तो चलेगा ना। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग हेयरइन कंटेन शैल बी कंस्टिट्यूटेड एज प्रोहिबिटिंग अ मेंबर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रॉफिट शेयरिंग और द सिमिलर अरेंजमेंट इंक्लूडिंग रिसीविंग एनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन द पीस विद द मेंबर ऑफ सच प्रोफेशनल बॉडी अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन मेंशन अप। मतलब ऊपर वाली बात कर रहा है, क्योंकि उन पर्सन को तो हमने जिनके पास क्वालिफिकेशन थी या जो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी थे उनके साथ तो प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट अलाउड था, उनके साथ हम कमीशन भी दे सकते थे, ब्रोकरेज भी कर सकते थे, कोई प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट भी चला सकते थे। तो क्या ये क्लॉज इस बात को मना करता है? नहीं मना करता। तो बोलते हैं नथिंग हेयर इन कंटेन शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज प्रोहिबिट, प्रोहिबिट नहीं करता मेंबर को फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रॉफिट शेयरिंग या कोई भी अरेंजमेंट अगर वो उनके साथ कर रहा है, तो ये क्लॉज उसको डिसेंटल नहीं करता। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ही एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ही की बात कर रहा हूं तो पीसीएस की बात कर रहा हूं, ऊपर से चलता आ रहा है। इफ यहां से इफ ही, तो मैंने ही कॉमन ले लिया। ठीक है, ही एंटर इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन। मैं किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप में भी एंटर करता हूं ना, इन और आउटसाइड इंडिया, आईसीएसआई वो भी नहीं करने देगा, क्योंकि आप पीसीएस तो आप किसी भी ऐसी किसी के साथ पार्टनरशिप में थोड़ी आ जाओगे। नहीं, बोल रहा है ही एंटर इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन नॉट अलाउड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कहां मिसकंडक्ट नहीं बनेगा, वो मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है, याद रखना, जो मैंने ग्रीन से लिखा है वो अलाउड है, वो मिसकंडक्ट नहीं है, क्योंकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ रिवाइज करते टाइम दूसरी बार की क्या मिसकंडक्ट बन रहा है क्या मिसकंडक्ट। ग्रीन मतलब क्लियर लाइन है, मिसकंडक्ट नहीं बन रहा है। अदर देन अ पीसीएस और सच अदर पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज, जो ऊपर बात कर रहे थे वही हो गया ना। ठीक है, उसके साथ अगर हम कर रहे हैं पार्टनरशिप तो चलेगा, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा। उसके बाद पीसीएस के साथ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सच अदर पर्सन के साथ कर रहे हैं जो प्रोफेशनल मेंबर वाला है, चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है इंक्लूडिंग अ रेसिडेंट बट हु इज रेसिडिंग अब्रॉड, मतलब बाहर रहता है, इंडिया का नहीं है, एनआरआई बाहर है, विल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर अंडर क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन ऑफ 4। ये क्या है सर? मतलब देखो आप ये बात समझो, हमारी इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे एमओयू साइन कर रखे हैं, ठीक है, और बाहर वाली कंट्रीज के साथ कर रखे हैं, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके जो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट है जैसे आईसीएसआई, तो वहां पे भी इंस्टीट्यूट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले, तो उनके साथ हमने टाई अप कर रखा है। उनके कुछ पेपर हम देते हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग करते हैं, पर्टिकुलर ट्रेनिंग कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए और पर्टिकुलर 4-5 पेपर देते हैं, तो हमें उस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मिल जाती है, तो हम बेसिकली एंटाइटल हो जाते हैं उनकी मेंबरशिप के लिए। तो ऐसे ही हमने भी तो टाई अप कर रखा होगा उनके इंस्टीट्यूट के साथ, तो उनके साथ कर रखा है हमने, तो उनके भी कुछ मेंबर होंगे जो यहाँ के कुछ पेपर देके, यहाँ के कुछ वहां का एक्सपीरियंस लेके यहाँ के मेंबर एडमिट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो रेसिप्रोकल एमओयू तो रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। अगर कुछ ऐसा है, मतलब अगर कोई पर्सन बाहर रहते हैं और वो एंटाइटल टू बी अ मेंबर है, एंटाइटल टू बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर, अगर मैं उनके साथ कुछ पार्टनरशिप कर रहा हूं तो बोल रहा है चलेगा, अदर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में नहीं है। ठीक है, एंड हुज क्वालिफिकेशन, या कोई और पर्सन है जिसकी क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है, काउंसिल फॉर द पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ परमिटिंग सच पार्टनरशिप। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है? अनरिकॉग्नाइज प्रोफेशनल, किसी भी एरा गैरा अनरिकॉग्नाइज के साथ हम आपको पार्टनरशिप नहीं करने देंगे। हम या तो आप अपने पीसीएस के साथ ही पार्टनरशिप करो, या फिर जो पर्सन प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, ठीक है, उसके साथ आप पार्टनरशिप करो, जिसके पास क्वालिफिकेशन है जो ऊपर बात करी थी उसके साथ आप पार्टनरशिप करो, या कोई बाहर कोई मेंबर है, ठीक है, जो एंटाइटल टू बी, मतलब बाहर कोई पर्सन जो एंटाइटल टू बी मेंबर है हमारे इंस्टीट्यूट का, उसके साथ करो, या जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है या काउंसिल बेसिकली रिकॉग्नाइज कर रही फॉर द पर्पस ऑफ परमिटिंग सच पार्टनरशिप, तो वो चले। तो सिंपल सा लॉजिक है, अनरिकॉग्नाइज प्रोफेशनल को बाहर कर, किसी भी ऐसे के साथ नहीं, विद एनी पर्सन नॉट अलाउड, जो जो बाहर करें वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एग्जांपल भी देख लो, मिस्टर एक्स पीसीएस फॉर्म अ पार्टनरशिप विद टैक्स एडवाइजर हु इज नाइदर मेंबर नॉर अ मेंबर ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी अप्रूव फॉर पार्टनरशिप, सच पार्टनरशिप विद एन इज, तो ऐसे किसी पार्टनर के साथ टैक्स एडवाइजर भी सीए थोड़ी होगा, सीए तो अलाउड है। तो सच रिकॉग्नाइज मतलब ऐसी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल को हम अलाउड नहीं करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही सिक्योर्स एनी प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर कर रहा है आइदर थ्रू द सर्विस और हेल्प, सर्विस या फिर हेल्प वर्ड मान के चलो, either through the service or help of a person who is not an employee of such CS, who is not his partner by means which are not open to a CS। मतलब मैं कोई प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर कर रहा हूं किसकी हेल्प से? जो कि मेरा एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है,
जो कि मेरा पार्टनर भी नहीं है, और ऐसे मीन्स से सिक्योर कर रहा हूं जो कि सीएस के लिए बिल्कुल भी ओपन नहीं है। कौन कौन सर? अब ये तो बताया नहीं है इंस्टीट्यूट ने, ये तो एग्जांपल से ही कर पाएंगे। आप समझो, मीन्स विच आर नॉट ओपन टू, कौन से मीन्स हो सकते हैं जो सीएस को ओपन नहीं है? सर जो अनएथिकल है, अनफेयर है, प्रोहिबिटेड है, अगेंस्ट प्रोफेशनल डिग्निटी है, फॉर गेटिंग क्लाइंट और प्रोफेशनल पर, मतलब आप अनएथिकल काम नहीं करेंगे, आप अनफेयर काम नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि प्रोहिबिटेड है। ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपकी प्रोफेशनल डिग्निटी को बिल्कुल खराब कर दे। किसके लिए? फॉर गेटिंग द क्लाइंट्स और फॉर गेटिंग द प्रोफेशनल वर्क, ठीक है। अगर मेरा एम्प्लॉय के थ्रू अगर मैं कोई काम सिक्योर कर रहा हूँ, प्रोफेशनल वर्क चलेगा, चलेगा। पार्टनर मेरा कोई काम लेके आ रहा है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। प्रोवाइडेड एट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी कंसीडर्ड प्रोहिबिटिंग एनी अरेंजमेंट। अच्छा, जो 2 3 4 क्लॉज 2 3 4 में मैंने जो अरेंजमेंट थे, अगर मैं उनके थ्रू, मतलब बाहर वाले से या कोई प्रोफेशनल बॉडी से टाई अप कर, प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर से टाई अप करके मैं अगर कुछ काम करके लेके आ रहा हूँ, तो वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला क्लॉज उस चीज को परमिट करता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। पीसीएस ऑब्टेन सेक्रेटेरियल ऑडिट वर्क बिकॉज द सीएस एम्प्लॉयड इन दैट कंपनी इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट टू अपॉइंट हिम इन थ्रू इम्प्रूव इंफ्लुएंस। अब देखो ये आ गई ना वो बात, ये इस मींस व्हिच आर नॉट ओपन टू अ सीएस। अब ये क्या है? आप मान के चलो, आप एबीसी लिमिटेड है, आप उसमें सीएस हो, ठीक है, और आप अपने मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर देते हो, सर आपको सेक्रेटरियल ऑडिट करानी है, तो बट मैं सर एबीसी सी कराना है, ठीक है। आप इन्फ्लुएंस कर देते हो अपने मैनेजमेंट को, क्यों? किसके कहने पर? अपने फ्रेंड जो कि मैसर्स एबीसी का पार्टनर है, ठीक है, उसके कहने पे इन्फ्लुएंस कर देते हो। किस बेसिस पे इन्फ्लुएंस करते हो? कि आपको कुछ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, कुछ कमीशन देंगे, कुछ ब्रोकरेज देंगे, ठीक है। आप इस इन्फ्लुएंस में आके वो बोल कर देता है इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट को कि भैया पर्सनल बेनिफिट के लिए वो इन्फ्लुएंस कर देता है मैनेजमेंट को, उनसे ही आप सेक्रेटरियल ऑडिट करवाओ। तो ये क्या हो जाएगा? ये इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और आउटसाइड असिस्टेंस लेके, जो कि अनएथिकल अनफेयर है, तो ये मिसकंडक्ट। अब क्या होगा सर? ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। क्लॉज 6 क्या बोलता है? ही सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू, और बाय एनी अदर मींस। हम स्लो चल रहे हैं क्या? हाँ सर, हम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, क्वेश्चन भी तो आएगा सर यहाँ से, इसलिए हम थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। समझते हैं, चलिए समझते हैं। सॉलिसिट कर रहा हूँ क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क। सॉलिसिट मतलब इनविटेशन दे रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ एक तरीके से। कैसे इनवाइट कर रहे हो? इनविटेशन दे रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं अप्रोच कर रहा हूँ। कैसे? सर सर्कुलर देके, एडवर्टीजमेंट देके, पर्सनल कम्युनिकेशन करके, इंटरव्यू देके, और बाय एनी अदर मींस। अगर मैं ये सब के थ्रू कोई प्रोफेशनल वर्क सिक्योर कर रहा हूँ, सॉलिसिट कर रहा हूँ क्लाइंट्स को, प्रोफेशनल वर्क को, तो बेसिकली मैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में। तो सर क्या पीसीएस एक एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर और ये सब भी नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। आप ऐसे कैसे कर दोगे? एग्जांपल पढ़ेंगे अभी कैसे कर सकते। अच्छा, क्या क्या अलाउड है वो भी देख लेते हैं। नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी कंसीडर्ड एज प्रिवेंटिंग और प्रोहिबिटिंग। तो ये क्लॉज क्या प्रिवेंट नहीं करता, क्या प्रोहिबिट नहीं करता? कोई भी सीएस फर्म को, अगर कोई भी सीएस को फ्रॉम अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग फॉर इनवाइटिंग और सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर पीसीएस, मतलब एक पीसीएस अपनी फैमिली के किसी पीसीएस, फैमिली मतलब हमारा पूरा इंस्टीट्यूट एक वो है ना, एक फैमिली है ना, तो मैं बोल रहा हूँ एक पीसीएस किसी दूसरे पीसीएस से कोई काम सिक्योर कर सकता है, ठीक है, कि अगर उसके पास ज्यादा काम है तो सर थोड़ा कंप्लायंस रिलेटेड काम हमें भी दे दो, हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी से ही, ठीक है, मिलजुल के काम कर लेते हैं। तो अप्लाइंग कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, सिक्योरिंग कर रहा हूँ प्रोफेशनल फ्रॉम अनदर पीसीएस, चलेगा। अ मेंबर फ्रॉम रेस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स और इंक्वायरी इशूड बाय वेरियस यूजर्स ऑफ द प्रोफेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू सिक्योर। मतलब अगर किसी गवर्नमेंट, लेट से किसी गवर्नमेंट कंपनी ने टेंडर निकाला है सेक्रेटरियल ऑडिट का, कि पर्टिकुलर ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये हमारा टर्नओवर है, हमें इस टाइप का, अब बेसिकली हम ढूंढ रहे हैं जिसका इतना एक्सपीरियंस हो, जिसके पास इतनी टीम हो, तो इस तरीके को कोई टेंडर निकाला है और मैंने उस टेंडर को फिल कर दिया, तो बेसिकली इसमें कोई बुराई नहीं है, आप मिसकंडक्ट की कैटेगरी में नहीं फंसोगे, ठीक है। पीसीएस पब्लिश न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट स्टेटिंग बेस्ट सेक्रेटरी ऑडिटर इन दिल्ली गारंटीड आरओसी कंप्लायंस एट लोवेस्ट फीस। इस तरीके के काम नहीं करना है, हमारा प्रोफेशन एक रेप्यूटेड प्रोफेशन है, इस तरीके के काम नहीं करने। बेस्ट सेक्रेटरी ऑडिटर है, नंबर 1 सर्विस देंगे हम, ये सब सर्विस देंगे, तो ये सब काम आपको नहीं करनी है, ठीक है। कैसे करने हैं वो भी नीचे दे रखा है, बात करेंगे अभी। टेंडर फिल कर सकते हैं, बिल्कुल चलेगा, ये समझा दिया। क्लोज 7, क्लॉज 7 क्या बोलता है? ही एडवर्टाइज हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज और यूज एनी डेजिग्नेशन एक्सप्रेशन अदर देन सीएस ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर, साइन बोर्ड, ठीक है। इतना पढ़ो पहले आप, क्योंकि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में, मतलब प्रोफेशनल अटेनमेंट्स अपने एडवर्टाइज कर रहा है। व्हाट इज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स? प्रोफेशनल अटेनमेंट्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल अटेनमेंट्स होते हैं जैसे कि टॉप पीसीएस इन इंडिया, ऐसा कहीं मैं लिख रहा हूँ अपनी नाम के नीचे, एक्सपर्ट इन सेक्रेटरी ऑडिट लिख रहा हूँ, बेस्ट कॉर्पोरेट कंसल्टेंट लिख रहा हूँ, कॉर्पोरेट गुरु लिख रहा हूँ, 1000 प्लस सक्सेसफुल इनकॉर्पोरेशन, इस तरीके की चीजें मैं यूज कर रहा हूँ अपने नाम के साथ और एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब नहीं चलेगा। या कोई मैं ऐसी डेजिग्नेशन यूज कर रहा हूँ और एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ सीएस के अलावा, कहाँ पे? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में, विजिटिंग कार्ड में, लेटर हेड में, साइन बोर्ड में, ठीक है।
तो नहीं चलेगा सर। कोई सी भी डिग्री नहीं ले सकते, कौन सी डिग्री यूज कर सकते हैं वो लिखे, अनलेस इट इज टू बी डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ आईसीएसआई और ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया? Provided a member in practice may advertise through a write-up setting out the services provided by him or his firm in particular of his firm subject to such guidelines as may be issued by the council। बोल रहे हैं कि आप खुद को एडवर्टाइज कर सकते हो थ्रू अ राइटअप। आप राइटअप लिखो और वहां पे बताओ कि आप कौन कौन सी सर्विस देते हो, ठीक है, अपने पर्टिकुलर फर्म के बताओ और सब्जेक्ट टू सच गाइडलाइंस, यानी कि ये काम भी आपको गाइडलाइन में रहते हुए करना है जो आईसीएसआई इशू करेगा। और इसमें कुछ गलत चीज नहीं देनी है, मतलब कोई भी आपने राइटअप बनाया अगर उसमें फर्म की पर्टिकुलर्स हैं और क्या क्या सर्विस देते हैं उसके बारे में भी आप बेसिकली झूठ झूठ बातें लिख रहे हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो बेसिकली वो भी मिसकंडक्ट बन जाता है। कहाँ मिसकंडक्ट बनता है सर, वो आगे देखेंगे, वो अगर आगे क्लॉज है तो वो भी एक मिसकंडक्ट बन जाता है। तो आगे के लिए याद रखना, अभी के लिए इतना ही याद करो। हम राइटअप के थ्रू अपने बेसिकली सर्विस को एडवर्टाइज कर सकते हैं। क्या सर हम नाम के नीचे सी एस एल एल बी एम कॉम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों सर? इट इज अ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। यस। क्लॉज 8, he accept the position of PCS previously held by another PCS without first communicating with him in writing। ये तो इंपॉर्टेंट है, CSAS 1 में भी पढ़ते हैं ना, कम्युनिकेटिंग विद प्रीवियस इंक्यूमेंट, वही है। ही एक्सेप्ट द पोजीशन, आपने पोजीशन एक्सेप्ट करी पीसीएस की प्रीवियसली हेल्ड बाय किसी और सीएस की, मतलब एबीसी का सेक्रेटरियल ऑडिट आप लेट से मिस्टर ए करते आए हैं, ठीक है, एबीसी का सेक्रेटरियल ऑडिट मिस्टर ए करते आए हैं, ठीक है, 5 साल का टेन्योर उनका लेट से खत्म हो गया। अब तो 5 साल की बात होती है सेक्रेटरियल ऑडिट में, लिस्टेड एंटिटी में अगर मैं बात करूं तो 5 साल उन्होंने ऑडिट करी। अब मिस्टर बी आ रहे हैं सेक्रेटरियल ऑडिट करने, तो बोल रहा है आपको कम्युनिकेशन करना है राइटिंग में उनके साथ पहले, बिफोर एक्सेप्टिंग द पोजीशन, ठीक है, समझो। ही एक्सेप्ट, अगर वो पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है पीसीएस की जो पहले किसी और पीसीएस के पास थी विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग, तो क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा? बन जाएगा। तो आपको कम्युनिकेट कब करना है? बिफोर एंगेजमेंट, यानी कि आपका एंगेजमेंट एज अ सेक्रेटरियल ऑडिट होने से पहले कम्युनिकेट करना है। अगर आपने पोजीशन एक्सेप्ट करने के बाद कम्युनिकेट किया तो वो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन गया। स्टूडेंट यही गलतियां करते हैं। ही एक्सेप्ट द पोजीशन लिखते हैं अपॉइंटेड, अपॉइंट हो गया उसके बाद कम्युनिकेशन ना। ही एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ अ पीएस प्रीवियसली हेल्ड बाय विदाउट फर्स्ट, मतलब एक्सेप्ट कर ली विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग, तो क्या बन गया? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो यानी कि आपको एंगेजमेंट आपके अपॉइंट होने से पहले, पोजीशन को एक्सेप्ट करने से पहले आपको कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। कौन से कामों के लिए करना है सर? यानी कि आप किस काम के लिए एंगेज हो रहे हो, जो किन किन कामों के लिए आपको एंगेज किया गया है जिसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सर साइनिंग सर्टिफिकेशन, एनुअल रिटर्न, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट की बात हो गई, सिक्योरिटी ट्रांसफर का सर्टिफिकेट हो गया, रिकंसिलिएशन ऑफ कैपिटल की बात हो गई, इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बहुत सारे सर्टिफिकेट की बात हमने लास्ट क्लास में भी की थी, तो ये वही सर्टिफिकेट है उनमें से कुछ। तो इन सर्टिफिकेट यानी कि इन, अगर आप ये वाला वर्क उठा रहे हैं किसी कंपनी से और पहले कोई और पीसीएस एंगेज था वहां पे, तो आपको पहले कम्युनिकेट करना है, फिर अपने को बेसिकली एक्सेप्ट करना है ये एंगेजमेंट। समझ में आया? आपको जब ही एक्सेप्ट करना है एंगेजमेंट जब आप पहले बता देंगे। क्लॉज 9, चार्ज कर रहे हैं, ऑफर टू चार्ज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑफर टू एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं, ऑफर टू चार्ज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑफर टू एक्सेप्ट कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फीस व्हिच आर बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट व्हिच आर कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग और रिजल्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट एक्स। आप यहीं तक बढ़ो, पहले एक्सेप्ट वाली बात बाद में करते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या है सर ये? सर ये बोल रहा है कि अगर आप या तो चार्ज कर रहे हैं या फिर ऑफर टू चार्ज कर रहे हैं या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या ऑफर टू एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कोई भी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं या कोई भी प्रोफेशनल काम है जिसमें फी जो है वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे बेस्ड है, यानी कि फीस जो है वो फिक्स नहीं है, वो एज अ परसेंटेज है कोई भी प्रॉफिट की, या जो कि बेसिकली बेस्ड है किसी फाइंडिंग और रिजल्ट, यानी कि ये पर्टिकुलर फाइंडिंग, ये पर्टिकुलर अगर रिजल्ट आउटकम आया तो ही बेसिकली फीस चार्ज करी जा रही है, विच आर कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग और रिजल्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। तो वो क्या कहला जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये एग्जांपल से समझ आएगा, मैं अभी एग्जांपल की बात करूंगा। एक्सेप्ट इन केस विच आर परमिटेड अंडर द रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। कहां एक्सेप्ट है? अगर कोई रेगुलेशन परमिट करती है सीएस एक्ट की, तो ये वहां पे अलाउ, ठीक है। एग्जांपल, पीसीएस टेल अ क्लाइंट इफ आरओसी अप्रूव योर कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, यानी कि कोई कंपाउंडिंग का काम आया मेरे पास, असाइनमेंट आया, मैं बोल रहा हूं अपने क्लाइंट को अगर आरओसी अप्रूव कर देगा आपकी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन तभी आप मुझे पे करना। तो इट इज कंटिंजेंट अपॉन द रिजल्ट और द, इट इज कंटिंजेंट अपॉन द रिजल्ट्स। अब पीसीएस एग्री इफ द कंपनी आईपीओ गेट, अगर कंपनी का आईपीओ अप्रूव हो गया, आई विल टेक 5% ऑफ द फंड रेस, यानी मैं 5% लूंगा। तो बेसिकली एक तरीके से फंड का पैसा, प्रॉफिट का पार्ट हो गया ना, तो बेसिकली परसेंटेज फॉर्म में अगर मैं पैसा ले रहा हूं तो ये नहीं होगा। पीसीएस एग्री टू चार्ज 2% ऑफ द कंपनीज नेट प्रॉफिट फॉर कंप्लायंस कंसल्टेंसी। कंप्लायंस कंसल्टेंसी की फीस क्या बोल रहा है? 2% ऑफ द कंपनी प्रॉफिट। तो ये क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज ले रहा हूं मैं, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो बेसिकली आपको कोई ऐसा काम
नहीं पकड़ना है जिसकी फीस आप ऐसे ही चार्ज करेंगे। ऐसा काम नहीं करना है आपको, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। सर अब जल्दी जल्दी चलो, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि सर हमें आगे चैप्टर भी रिवाइज करने हैं, ये बहुत टाइम ले रहे हैं आप। चलिए क्लॉज नंबर 10 देखते हैं। क्लॉज नंबर 10 क्या कहता है सर? क्लॉज नंबर 10 कहता है इंगेज इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन अ पीसीएस अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल सो एज टू एंगेज। मतलब पीसीएस किसी बिजनेस और ऑक्यूपेशन में इंगेज है जो कि अदर देन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वाला वर्क है। अदर देन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अलावा कोई बिजनेस और ऑक्यूपेशन उसमें इंगेज है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा। मतलब किसी बिजनेस और अदर ऑक्यूपेशन में वो पीसीएस के अलावा नहीं जा सकता अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल टू एंगेज। अदरवाइज क्या है, काउंसिल उसको परमिट कर दे कि हाँ ये वाले बिजनेस कर सकते हो। बेसिकली आप अपना मॉड्यूल देखोगे, ठीक है, वहां पे दे रखा है कि कौन कौन से बिजनेस इसके अलावा हम कर सकते हैं, काउंसिल परमिट कर सकता है। पेपर के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको देखने हैं, जानना है, तो एक बार अपना मॉड्यूल ओपन करेंगे तो वहां पे एक लिस्ट दे रखी है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन पीसीएस वाला आप नहीं कर सकते, अदर देन कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस वाला या सेक्रेटरी प्रैक्टिस के अलावा आप बिजनेस और ऑक्यूपेशन में नहीं जा सकते अनलेस अदरवाइज आपको काउंसिल परमिट करते हैं। नॉट डिसेंटल सीएस फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोल रहे हैं? ये जो क्लॉज है वो डिसेंटल नहीं करता कि पीसीएस को कि वो डायरेक्टर नहीं बन सकता कंपनी में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो नॉट डिसेंटल सीएस फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट। अब एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड क्यों बोल रहा है? एक्सेप्ट क्यों लिख रहा है? ये बोल रहा है कि अगर पीस देखो, आप ये समझो पीसीएस जो है वो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा। एक पीसीएस कंपनी में क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा, मान लो, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 की क्या जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना चाहिए। तो वहां जब उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, पर अगर वो क्राइटेरिया में फंस जाता है, वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पॉइंट नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? क्योंकि वहां पे एक पॉइंट आता है कंसल्टेंसी फर्म से लेकर जिसका 10% ऑफ टर्नओवर देख चेक करना पड़ता है। अगर वो वहां फॉल कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पॉइंट नहीं हो सकता। तो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ आ गया? थोड़ा ये इंटरलिंकेज है वहां से, तो आप एक बार समझिएगा। द काउंसिल, अब काउंसिल कुछ और बात भी बोल रहा है। काउंसिल हेड अ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अंडर दिस क्लॉज फॉर एंगेजिंग हिमसेल्फ इन एम्प्लॉयमेंट व्हाइल होल्डिंग सीएपी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। यानी कि सीएस इन एम्प्लॉयमेंट का वाला काम कर रहा है, यानी कि आप कंपनी में अपॉइंटेड हो गए हो एज अ सीएस इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पर आपने आपके पास क्या है? सीओपी है। क्या है आपके पास? सीओपी है। तो गिल्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपको डीम टू बी गिल्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा इस क्लॉज के अंदर फॉर एंगेजिंग हिमसेल्फ इन एम्प्लॉयमेंट व्हाइल होल्डिंग द सीओपी। मतलब आपने सीओपी है, सीओ इंस्टीट्यूट ने सीओपी इशू कर रखी है, पर आप अपॉइंट हो रहे कैसे? एज अ सीएस, एज अ केएमपी किसी कंपनी के अंदर, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। और क्या बोल रहा है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा फॉर होल्डिंग द सीओपी ऑफ बोथ द इंस्टीट्यूट। आईसीआई की भी प्रैक्टिस सीओपी है आपके पास और आईसीएसआई की भी है, दोनों की सीओपी, यानी कि आप पीसीए भी हो और पीसीएस भी हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट भी हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी हो, दोनों सीओपी हैं। विदाउट परमिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द लेटर आल्सो प्रैक्टिसिंग बोथ प्रोफेशन, और दोनों प्रोफेशन होल टाइम बेसिस साइमल्टेनियसली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा इस क्लॉज के अंदर। बोल रहा है ना, किसी बिजनेस और ऑक्यूपेशन में आप नहीं जा सकते अदर देन अ पीसीएस। आप पीसीए भी नहीं, चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट उस प्रैक्टिस नहीं कर सकते साथ के साथ। उसके बाद अलाउइंग क्लोज 11 बोल रहा है अलाउइंग अ पर्सन नॉट बीइंग अ पीसीएस। ध्यान से समझिएगा ये वाला पॉइंट, अलाउ अ पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको मैं इंटरलिंकेज क्लोज 1 के साथ भी करूंगा अभी। अलाउ अ पर्सन नॉट बीइंग अ पीसीएस और सीएस नॉट बीइंग हिज पार्टनर टू साइन on his behalf or on behalf of his firm anything which he is required to certify as a CS or any other statement related thereto। मतलब पीसीएस जो है किसी पर्सन को अलाउ कर रहा है, ठीक है, किसी पर्सन को अलाउ कर रहा है, किस पर्सन को अलाउ कर रहा है? जो कि पीसीएस नहीं है, किसी अदर पर्सन को अलाउ कर रहा है जो कि पीसीएस नहीं है। और सीएस है, किसी और पर्सन को अलाउ कर रहा है, वो पर्सन सीएस है पर उसका पार्टनर नहीं है, ठीक है। किस चीज के अलाउ कर रहा है? तो साइन करे उसके बिहाफ पे या फर्म के बिहाफ पे, एनीथिंग कुछ भी विच ही इज रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई एज अ सीएस। सर्टिफाई यानी कि कोई भी रिपोर्ट की बात कर रहा है, कोई भी, या फिर एनुअल रिटर्न की बात कर रहा है, ड्यू डिलिजेंस है कोई भी, ठीक है, तो विच इज रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई मतलब एज अ सीएस वो सर्टिफाई करेगा, पर अपने फर्म के बिहाफ पे वो किसी पर्सन को अलाउ कर रहा है, पर्सनल बिहाफ पे, खुद के बिहाफ पे किसी अदर पर्सन को अलाउ कर रहा है जो कि पीसीएस नहीं है, और सीएस है तो उसका पार्टनर नहीं है। किस चीज के लिए? साइन करने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे अभी, ठीक है। तो वो क्या कहलाया जाएगा सर जी? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा। एग्जांपल क्या है? पीसीएस परमिट कर रहा है अपने ऑफिस असिस्टेंट को जो कि सीएस नहीं है टू साइन सेक्रेटरियल कंप्लायंस सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। पीसीएस आस्क हिज फ्रेंड हु इज अ सीएस, वो सीएस है बट उसका पार्टनर नहीं है, साइन कर एनुअल रिटर्न सर्टिफिकेशन एमजीटी 8, कल पढ़ा था ना,
तो क्या हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अ पार्टनर पीसीएस इन द सेम फर्म साइन सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? नहीं होगा सर जी, क्योंकि वो पार्टनर है पीसीएस फर्म का, उसका पीसीएस भी और पार्टनर भी है, तो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली साइन कर सकता है ना ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कर सकता है नहीं कर सकता, आप जल्दी बताओ। कर सकता है जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया पार्ट 1। तो क्लॉज 1 to 11 हमने रिवाइज कर लिए हैं और हमने बेसिकली 11 क्लॉज पढ़ लिए हैं, किसके? पार्ट 1 के फर्स्ट शेड्यूल के। अगेन मैं बोलूं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द पीसीएस, पीसीएस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पढ़े इन रिलेशन टू पीसीएस, 11 पॉइंट हमने कवर कर लिए। अगेन अब हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 एम्प्लॉयमेंट वाले। अब वो तो ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा नहीं है, वो अब सोचोगे सर इतना टाइम लगा दिया हमने पार्ट 1 में, अब इतना ही टाइम लगने वाला है क्या और पार्ट में? और पार्ट में इतना टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रिलेशन टू मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन सर्विस, इन सर्विस मतलब इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि केएमपी है कंपनी में, कंपनी ने उसे अपॉइंट किया हुआ है। कौन से सेक्शन में अपॉइंट होता है केएमपी? जल्दी बताएंगे। 204 में? नहीं सर, 204 में तो सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट होती है, ठीक है सर। 203 में? हाँ 203 में अपॉइंट होता है, ठीक है। सीएस इन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 203, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है सर, ठीक है। A member of the institute other than member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he is being an employee of any company, यानी कि वो, यानी कि या तो एम्प्लॉई है वो किसका? कंपनी का, ये फर्म का, या पर्सन, पर्सन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो या तो वो फर्म में एम्प्लॉई है या कंपनी में या किसी पर्सन का एम्प्लॉई है, ठीक है। तो ये कुछ क्लॉज दे रखे हैं जिसमें वो डीम टू बी गिल्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? डीम टू बी अ गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मानो ना मानो आपको मानना ही पड़ेगा कि वो उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, अगर वो ये सब चीजें करता है। क्या? पे कर रहा है, अलाउ कर रहा है, एग्री टू पे, अलाउ का मतलब बता चुका हूं मैं, पे अलाउ एग्री टू पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को पे कर रहा है, अलाउ कर रहा है या एग्री टू पे कर रहा है। क्या? एनी शेयर इन द इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स का मतलब मैंने लिख दिया सैलरी, बोनस, अलाउंस, बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम, मतलब एज एन एम्प्लॉई, एज एन सीएस उसको कोई शेयर्स मिल रहे हैं, शेयर बोलो, उसको सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन, अलाउंसेस मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं एज एन एम्प्लॉई। अगर वो अपनी सैलरी में से, अपने बोनस में से किसी को एज अ शेयर परसेंटेज कुछ दे रहा है, एज अ शेयर परसेंटेज अपना शेयर कुछ परसेंटेज जो है, कुछ शेयर जो है वो किसी पर्सन को दे रहा है, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। मिसकंडक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। क्यों? हाँ जी, अपनी सैलरी में से क्यों देगा वो किसी को परसेंटेज? क्यों देगा किसी शेयर किसी भी पर्सन को? नहीं देगा, नहीं देना चाहिए। मिस्टर एक्स गेट्स अपॉइंटेड कंपनी सेक्रेटरी इन द कंपनी एंड एग्री टू 10% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू कंसल्टेंट हु अरेंज फॉर द जॉब। मान लो किसी कंसल्टेंट ने किसी मिस्टर एक्स जो कि सीएस है, क्वालिफाइड सीएस है, और उसके बाद मेंबरशिप है इंस्टीट्यूट की, तो अगर उसने उसकी जॉब लगवाई तो उसने क्या किया? 10%, क्या उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, क्या अरेंजमेंट फिक्स हुआ कि आपकी सैलरी का 10% मैं हर महीने लूंगा, यानी कि सैलरी लगी 70,000 की, तो 10% हो गया 7,000, तो 7,000 वो कंसल्टेंट को देगा। क्यों? क्योंकि उसने उसकी जॉब लगवाई। तो क्या ये हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस। बोल रहा है पे कर रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं या एग्री टू पे कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन को, टू एनी पर्सन, एनी शेयर, क्या? एनी शेयर इन द इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी, बोनस, अलाउंस, बेनिफिट में से ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय, ठीक है। अब तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। चलिए क्लोज टू पढ़ते हैं। एक्सेप्ट कर रहा हूं, एग्री टू एक्सेप्ट कर रहा हूं एनी पार्ट ऑफ फीस, प्रॉफिट और गेन बाय वे ऑफ कमीशन, ग्रेटिफिकेशन। देखो वहां तो मैं दे रहा था किसी को, अब यहां मैं ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एनी पार्ट ऑफ, यानी कि फीस, प्रॉफिट और गेन, फीस, प्रॉफिट और गेन बाय वे ऑफ कमीशन, ग्रेटिफिकेशन, मतलब मैं कमीशन ले रहा हूं, ये ग्रेटिफिकेशन मतलब कोई गिफ्ट ले रहा हूं। किससे? लॉयर से, सीएस से, ब्रोकर से, इंगेज बाय सच कंपनी, फर्म और पर्सन, ये एजेंट और कस्टमर सच कंपनी, फर्म और पर्सन। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, जब फिर हम दोबारा से रीड आउट करेंगे। देखिए, अ लॉयर हैंडलिंग कंपनी लिटिगेशन गिव 20% ऑफ हिज लीगल फीस टू अ सीएस फॉर रेफरिंग द कंपनी, मतलब मैं किसी कंपनी का सीएस था, मैंने अपने मैनेजमेंट को रेफर किया इस पर्टिकुलर लीगल केस के लिए, हम उस वाले पर्टिकुलर मिस्टर वाई को लॉयर अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने उनका नाम रेफर किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनल बातचीत थी उन लॉयर से, ठीक है, कि मैं आपका नाम रेफर कर दूंगा, बस आपको इस फीस में से जो आपको प्रॉफिट होगा, जो आपको गेन होगा, जो फीस में से मुझे कुछ इतना परसेंट कमीशन चाहिए या कुछ कमीशन आप मुझे दे दो, ठीक है, तो मैं आपका नाम रेफर कर दूंगा। ये हो सकता है। या फिर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हाँ जी मेरी कंपनी में मर्जर प्लान हो रहा है, तो मैंने मैनेजमेंट को रेफर किया मिस्टर एक्स वाई जेड एंड कंसल्टेंट्स हैं या मिस्टर एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट्स हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट कर लीजिए मर्जर के लिए, उनको एज अ कंसल्टेंट मर्जर के लिए अपॉइंट कर लीजिए, ठीक है, हमारा मर्जर हो जाएगा। एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट से मेरी 60 गांठ थी, ठीक है, तो मैं वहां भी शेयर मार रहा हूँ, अपना कमीशन ले रहा हूँ उनसे,
तो क्या ये बेसिकली अलाउड होगा? नहीं, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो ये बोल रहा है। या फिर ब्रोकर की बात करूं तो स्टॉक ब्रोकर को मैंने कोई रेफरेंस दिया है, स्टॉक ब्रोकर का रेफरेंस लगाया कंपनी में, तो उसके बदले में कमीशन चार्ज करूं, तो क्या मैं कर सकता हूं ऐसा? बोले नहीं कर सकते। यानी कि एक्सेप्ट कर रहा हूं, एग्री टू एक्सेप्ट कर रहा हूं एनी पार्ट ऑफ फीस, प्रॉफिट और गेन बाय वे ऑफ कमीशन, ग्रेटिफिकेशन, किसे? इन सब लोगों से, ठीक है, जो कंपनी ने इंगेज किए हैं, या फिर एजेंट और कस्टमर ऑफ सच कंपनी, या फिर एजेंट और कस्टमर है कंपनी के या फर्म के या पर्सन के, जिन्होंने मुझे एम्प्लॉयमेंट पे रख रखा है। अगर मैं ये सब कर रहा हूं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यानी कि स्टॉक ब्रोकर गिव गिफ्ट टू एंड कैश टू सीएस फॉर रिकमेंडिंग हिज ब्रोकरेज सर्विस टू द कंपनी मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा। तो ये सब काम आपको नहीं करने हैं। 2 मिसकंडक्ट और पढ़ लिए हमने, फटाफट जल्दी खत्म कर लिए तो सर हमने। पार्ट 2 तो बहुत जल्दी हो गया, तो यहाँ पे हमने 2 पढ़े। अब देखिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है, अब जनरली वाले देख लेते हैं। ये बोला प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे कोई पीसीएस की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई सीएस इन एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है, जनरली बात कर रहा है। पार्ट थर्ड ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल बोला ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, यानी कि दोनों चलेंगे, यहाँ पे पीसीएस भी है और इन एम्प्लॉयमेंट भी है, दोनों है सर, ठीक है। शैल बी डीम टू बी गिल्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अगर वो, कैसे? नॉट बीइंग अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट एक्ट एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब ये फेलो फेलो क्या है सर? फेलो फेलो ये है, यानी कि जब आप सीएस कर लेंगे, मतलब सीएस के एग्जाम क्लियर कर लेंगे सारे, जी सर, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे सारी, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, उसके बाद आपका एज एन एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी एडमिट हो जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे आप किसके? आईसीएसआई के बन जाएंगे। क्या बनेंगे? एज एन एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी आप इंस्टीट्यूट की आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी आप एज ए मेंबर एडमिट हो जाओगे। मैं भी एसीएसई हूँ, ठीक है। चलिए बन गए एसीएस, 5 साल जैसे बीतेंगे, आपको 5 साल हो जाएंगे एज अ मेंबर, एसोसिएट मेंबर। उसके बाद आपको एफसीएस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एफसीएस कौन होता है सर? फेलो कंपनी सेक्रेटरी, जिनको 5 साल बाद, आपकी ऊपर चॉइस है, आप एफसीएस लो या मत लो, ठीक है। आप एसीएस कंटिन्यू करना चाहते हो, आप एसीएस कंटिन्यू करो। पर बहुत सारे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, वो एफसीएस ऑप्ट करते हैं, 5 साल बाद एज अ एफसीएस मेंबर एडमिट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फीस ज्यादा देनी पड़ती है, हाँ जी सर। मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, ज्यादा देनी पड़ती है, ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। एज अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एफसीएस फीस देनी पड़ती है, हाँ फीस देनी पड़ती है। तो ये एफसीएस, उसके बाद आप अपने नाम के नीचे एफसीएस यूज करोगे, एसीएस यूज नहीं करोगे। क्या यूज करोगे? एफसीएस। क्या यूज करोगे सर? एफसीएस यूज करेंगे सर। तो पर आप फेलो हो ही नहीं इंस्टीट्यूट के, अभी आपको 5 साल हुए नहीं है, नॉट बीइंग अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, एक्ट कर रहे हो फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, पर अपने नाम के आगे एफसीएस लगा के चल रहे हो, तो ऐसा करोगे? नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। जैसे हम आप इंस्टीट्यूट के मेंबर एडमिट हो जाओगे, फ्रेशर है कोई भी, तो क्या लिखेगा? एसीएस। पर वो क्या लिख रहा है? एफसीएस लिखना चालू कर दिया, मतलब एक्ट किसकी तरह कर रहा है? फेलो कंपनी सेक्रेटरी की तरह, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उसमें आ जाओगे आप, ठीक है। तो सिंपल था, इसमें तो कुछ नहीं था। क्लॉज 2 की अगर मैं बात करूं, क्लॉज 2 बोलता है डज नॉट सप्लाई द इन्फॉर्मेशन कॉल फॉर, डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट की बात नहीं मान रहे, इंस्टीट्यूट का कहना नहीं मान रहे, हम नहीं जानते, हमने पेपर दे दिए, हमने ट्रेनिंग कर ली, अब इंस्टीट्यूट की बातों का पालन नहीं करेंगे। अब ये क्या है सर? देख लेते हैं, मजाक बाद में करेंगे, पहले पढ़ाई कर लेते हैं सर। डज नॉट सप्लाई द इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, मतलब इंस्टीट्यूट ने मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, मैंने उसको नहीं दी। इंस्टीट्यूट ने मांगी, इंस्टीट्यूट की किसी भी अथॉरिटी ने मांग ली, या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने मांग ली, या पीलेट अथॉरिटी ने मांग ली, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी कि आप इन्फॉर्मेशन दो, ये वाली सबमिट करो, नहीं दी। कोई डॉक्यूमेंट मांगा, रिक्वायरमेंट थी उनकी, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, हमने नहीं दिया। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया इंस्टीट्यूट ने। क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। जब भी तो कह रहा हूं ये जनरल पॉइंट है, ये क्या है? जनरल। ये प्रोफेशनल वाले, प्रोफेशनल प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं है, प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड नहीं है मेरे, ठीक है। तो ये क्या है? जनरल पॉइंट्स है। तो क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। वही मैंने एग्जांपल लिया, नो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फेलियर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन। क्लॉज 3 क्या है सर? व्हाइल इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सीएस, और while responding to the tender or inquiries, or while advertising through write up or anything is provided in term this give information knowing to be false। मैंने बताया था ना, राइट अप हम अपनी प्रोफेशनल सर्विस को एडवर्टाइज करने के लिए राइट अप सबमिट कर सकते हैं। रिकॉल करो जल्दी, रिकॉल करो जल्दी जल्दी, ठीक है। या फिर अपने बिजनेस को हम एडवर्टाइज तो कर ही नहीं सकते, एज अ पीसीएस वाला जो हमारा काम है बिजनेस है, उसको हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पर उसकी एक्सेप्शन क्या थी? टेंडर्स हम भर सकते हैं, टेंडर फिल कर सकते हैं, ठीक है। किसी पीसीएस से हम वर्क सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर हमें थोड़ा काम दे दो। पढ़ा था ना अभी ऊपर, फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था पार्ट 1 में? हाँ वही पढ़ा था सर। और वो जब मैं ये काम कर रहा हूँ, टेंडर फिल कर रहा हूँ, या फिर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वर्क के लिए, राइट अप बेसिकली मैंने लिखा है, अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, वहां पे मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो फॉल्स है, और मैं जानबूझकर, नोइंग टू बी फॉल्स व्हाइल इनवाइटिंग दिस गिव इन्फॉर्मेशन नोइंग टू बी फॉल्स, जानबूझकर मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फॉल्सिफिकेशन कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? 3 और कर लिया हमने, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अदर मिसकंडक्ट रिलेशन टू मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, अगेन मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली। अब ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, ये अदर मिसकंडक्ट है,
ठीक है, अदर मिसकंडक्ट याद रखना, अदर मिसकंडक्ट है, पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल का है। अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा, shall to be deemed to be guilty of other misconduct मान लिया जाएगा if he is held guilty of any civil, if he is held guilty by any civil or criminal court for any offence which is punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months। यानी कि कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने आपको दोषी ठहरा दिया है और अब आप जेल जाओगे, आपको दोषी ठहरा दिया है और आपको पनिशेबल, आपको जेल होगी, इंप्रिजनमेंट होगी फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, मतलब अप टू 6 मंथ की आपको अगर जेल हो गई किसी भी ऑफेंस में, और कोर्ट ने आपको, कोर्ट ने क्या कर दी, सुनवाई कर दी, हेल्ड गिल्टी, तो आप भैया अदर मिसकंडक्ट में फंस चुके हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आप अदर मिसकंडक्ट में आ चुके हैं। ठीक है, if in opinion of the council he bring disrepute to the profession or the institute as a result of his action whether or not, मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया, एक्शन, आपने कुछ ऐसा काम किया, चाहे वो प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड था या ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया पे आपने कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से प्रोफेशन को डिसरेप्यूट हुआ। ठीक है, प्रोफेशन को डिसरेप्यूट हुआ और बेसिकली इंस्टीट्यूट को क्या हुआ, डिसरेप्यूट हुआ। अभी डिसरेप्यूट तय कौन करेगा कि ये हुआ है नहीं हुआ, ये डिसरेप्यूट है क्या, तो ये बेसिक काउंसिल के ओपिनियन में होगा कि अगर काउंसिल को लगता है तो भैया हाँ ये डिसरेप्यूट मान लिया जाएगा। आपका जो आप ये कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, या बेसिकली खुद को दिखा रहे हो एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप मेंबर ऑफ आईसीएसआई के, पर आप वल्गर फिल्दी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कोई कंटेंट जो है डिफेमेटरी कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, या तो जिससे इंस्टीट्यूट को बिल्कुल, इंस्टीट्यूट की बदनामी हो रही है, इंस्टीट्यूट को डिसरेप्यूट हो रहा है, तो ऐसे काम नहीं करने हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो पीसीएस कन्विक्ट इन फाइनेंशियल फ्रॉड ब्राइबरी केस, बताओ फाइनेंशियल फ्रॉड कर दे ब्राइबरी केस, इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट की बेइज्जती होगी या नहीं होगी, मतलब सीएस हो गया, आप ये सब काम कर रहे हो, नहीं करने हैं आपको ये सब काम। CS पब्लिकली पोस्ट एब्यूजिव, वल्गर और डिफेमेटरी कंटेंट ऑन सोशल मीडिया व्हाइल रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, यानी कि आपने अपने बायो में लिख रखा है या प्रोफाइल में लिख रखा है भाई मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट या फेलो कंपनी सेक्रेटरी हूं, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेंबर ऑफ द आईसीएसआई स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और काम आप ऐसे कर रहे हो, पब्लिकली पोस्ट कर रहे हो एब्यूजिव, वल्गर, डिफेमेटरी कंटेंट, तो भाई आप इंस्टीट्यूट को डिसरिप्यूट कर रहे हो, और ये तय कौन करेगा, इंस्टीट्यूट करेगा। अगर काउंसिल के ओपिनियन में है कि आप डिसरिप्यूट कर रहे हो प्रोफेशन को और हमारे इंस्टीट्यूट को, तो इंस्टीट्यूट की इमेज खराब कर रहे हो, तो मान लिया जाएगा। राइटिंग लेटर इन, ये आपकी मॉड्यूल में दे रखा है, आपकी मॉड्यूल में दे रखा है, राइटिंग लेटर इन एन एग्रेसिव लाउड एंड फिल्दी लैंग्वेज टू द मिनिस्टर ऑफ एमसीए अबाउट वर्किंग ऑफ आरओसी ऑफिस, यानी कि आपने लेटर लिखा एमसीए और उसमें क्या लिख रहे हो, आरओसी ऑफिस काम नहीं करता, एमसीए की वेबसाइट काम नहीं कर रही, एमसीए की वेबसाइट पे फॉर्म अपलोड नहीं हो रहे, और फिल्दी लैंग्वेज, एग्रेसिव लाउड फिल्दी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो बेसिकली क्या, देखो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के ऊपर भी क्या है, एमसीए, एमसीए ही तो है इंस्टीट्यूट के ऊपर, और वहां पे जाके आप ये सब बातें कर रहे हो, तो इंस्टीट्यूट वाले भी, एमसीए भी क्या बोलेगा, कैसे हैं सीएस, बताओ, उनको लिखना तक नहीं आता, कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो हमारे फर्म को क्यों आप गिराने पे लगे हो, मतलब फर्म को कह रहा हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट क्यों गिराने पे लगे हो, क्यों ऐसी सब चीजें काम कर रहे हो आप, तो इस क्या डिसरेप्यूट पहुंच रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजें नहीं करनी है, प्रोफेशनल्स होके ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, जिससे फर्म, जिससे हमारे इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट की बदनामी हो, नहीं करने ऐसे काम बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए सेकंड शेड्यूल पे पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ 2 क्लॉज पढ़े और ऊपर 3 क्लॉज पढ़े, तो टोटल 5 क्लॉज हमने और पढ़ लिए। ठीक है जी, देखो कितने सारे क्लॉज कवर कर लिए, यहाँ पे हमने 3 क्लॉज कवर कर लिए, यहाँ पे भी हमने 2 क्लॉज कवर कर लिए, और यहाँ पे भी हमने, लिख देते हैं एक बार इसको, यहाँ 3 करे, यहाँ 2 करे, एंड यहाँ पे भी 2 करे। ठीक है, चलिए सेकंड शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। सेकंड शेड्यूल में जो है पार्ट 1 तो थोड़ा लेंथी है, जिसके अंदर 10 क्लॉजेज हैं, बाकी जो पार्ट है वो थोड़े इजी हैं। पर आपको सेकंड शेड्यूल जो है जल्दी जल्दी समझ आएगा। ठीक है, इसमें कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, जल्दी जल्दी करते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर इन प्रैक्टिस, अगेन पीसीएस से रिलेटेड है, पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल पढ़ें। पीसीएस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर वो ये सब क्लॉज में फंस जाता है। पहला क्लॉज क्या बोलता है, डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन, समझ रहे हो, मतलब एज अ प्रोफेशनल एंगेजमेंट, उसकी पीसीएस की प्रोफेशनल एंगेजमेंट हुई सेक्रेटरी ऑडिट के लिए, या फिर एनुअल रिटर्न सर्टिफिकेशन के लिए, या फिर अगर मैं बोलूं ड्यू डिलिजेंस के लिए, तो ड्यूरिंग द प्रोफेशनल एंगेजमेंट अगर कुछ उसको इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है और वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है किसी भी पर्सन को, टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को डिस्क्लोज कर देता है, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, किसका, पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल का। अब बोला इसकी एक्सेप्शन, मतलब क्या, कब नहीं माना जाएगा, अदर देन द क्लाइंट, यानी कि अगर क्लाइंट, जिस क्लाइंट ने उसको एंगेज किया हुआ है सेक्रेटरी ऑडिट के लिए, तो उसको डिस्क्लोज कर देता है तो मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। विदाउट द कंसेंट ऑफ सच क्लाइंट, क्लाइंट से कंसेंट ले रहा है और फिर डिस्क्लोज कर रहा है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा।
अदरवाइज देन इज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ, अदरवाइज देन, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज देन क्यों है, यानी कि देखो अगर लॉ में कहीं रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पर अदरवाइज देन उसके अलावा अगर मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं तो चलेगा, नहीं चलेगा, तो ये मान लिया जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। तो other than the client to engage him without the consent of such clients or otherwise than is required any otherwise than is required by any law for the time being in force, यानी कि अगर लॉ में रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और उसके अदरवाइज अगर मैं जाकर डिस्क्लोज करूं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा। क्लॉज 2, हाँ जी, क्लॉज 2 पढ़े, क्लॉज 2 सर्टिफाई कर रहा हूं, सबमिट कर रहा हूं इन हिज नेम or in the name of his firm a report of an examination of the matter relating to a company secretarial practice and related statement unless the examination of such a statement has been made by him or by partner or employee in his firm or by another PCS। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, इसको पहले एग्जांपल देखते हैं फिर इस पे जंप करते हैं, बहुत समझ आएगा इजी तरीके से। पीसीएस को है साइन कर रहा है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड कंप्लीटली बाय एन आउटसाइड कंसल्टेंट हु इज नाइदर एम्प्लॉई ना ही पीसीएस है जो कि फर्म के साथ एसोसिएटेड है, मतलब किसी आउटसाइड कंसल्टेंट ने सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट करी जो कि ना तो उसका एम्प्लॉई है ना ही पीसीएस है, और वो किसने साइन कर दी, उस पीसीएस ने साइन कर दी, मतलब एक किसी आउटसाइड कंसल्टेंट ने रिपोर्ट प्रिपेयर करी और पीसीएस ने साइन कर दी, और वो आउटसाइड कंसल्टेंट ना तो हमारा एम्प्लॉई था ना ही कोई पीसीएस था जो कि फर्म के साथ एसोसिएटेड है, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, यही बोल रहा है कि पीसीएस जो है सर्टिफाई कर रहा है, सबमिट कर रहा है अपने नाम पर या अपने फर्म के नाम पर, अपने नाम पर सर्टिफाई कर रहा है, सबमिट कर रहा है, या फर्म के नाम पर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म सर्टिफाई कर रहा है, सबमिट कर रहा है, रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन, रिपोर्ट सबमिट करा ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू द कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड लेटेस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो रिपोर्ट जिसका एग्जामिनेशन और मैटर किससे रिलेटेड है, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस, यानी कि जो कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस वाले काम है, पीसीएस वाले काम, वो जो हमने करे थे लास्ट लेक्चर में, वो वाले काम, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट कर रहा हूं एंड रिलेटेड अनलेस द एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टेटमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय हिम, या तो उसने किया हो या किसी पार्टनर ने किया हो या एम्प्लॉई ने किया हो या किसी अनदर पीसीएस ने किया हो तो चल जाएगा, अगर इस नहीं किया है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ठीक है। बोले अनलेस, वर्ड क्या यूज हो रहा है, अनलेस, अनलेस है, यानी कि सर्टिफाई कर रहा हूं, सबमिट कर रहा हूं इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ हिज फर्म रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड रिलेटेड स्टेटमेंट, अगर मैं कर रहा हूं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अनलेस एंड अनटिल वो एग्जामिनेशन जो है मैंने उस खुद पीसीएस ने किया हो या उसके एम्प्लॉय ने किया हो या उसके पार्टनर ने किया हो या फिर किसी और पीसीएस ने किया हो, ठीक है। तो अगर उसने किया है तो ही आपको सर्टिफाई करना है, सबमिट करना है वो रिपोर्ट, वो स्टेटमेंट। A PCS allow a freelance consultant, not employee partner PCS to conduct secretarial audit report and directly sign report in his firm name, ठीक है। यानी कि अगर पीसीएस किसी अलाउ कर रहा है कि फ्रीलांस कंसल्टेंट को, ना तो उसका एम्प्लॉई है ना पार्टनर है ना ही कोई और पीसीएस है, टू कंडक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट एंड डायरेक्टली साइन रिपोर्ट कर रहा है, इस यहां से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है, और डायरेक्टली साइन कर रहा है रिपोर्ट फर्म के नाम पे, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा। पर अगेन वही, कोई पीसीएस है वो साइन कर रहा है, सबमिट कर रहा है रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट पे एग्जामिनेशन जो है, उस रिपोर्ट का एग्जामिनेशन या वेरिफिकेशन जो है किसी मेरी फर्म के एम्प्लॉय ने ही किया है, तो मैं साइन और सबमिट कर दूंगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई मिसकंडक्ट, ठीक है। अच्छे से आगे बात समझ में, तो यहाँ पे ग्रीन लाइन से मतलब ये होना चाहिए जब ही वो रिपोर्ट स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं फॉल करेगी ग्राउंड में, ठीक है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाली। क्लॉज 3, परमिट कर रहा हूं हिज नेम और द नेम, परमिट कर रहा हूं हिज नेम और द नेम ऑफ हिज फर्म, his name मतलब खुद का नाम और name of his firm to be used in connection with any report or statement contingent upon future transaction in a manner which may lead to believe that he vouched for the accuracy of the forecast, मतलब मैं अपना नाम जो है और अपनी फर्म का नाम, मैं अपना नाम और अपनी फर्म का नाम किसी ऐसी रिपोर्ट किसी ऐसे मैटर के साथ नहीं जोड़ूंगा, ठीक है। मैं अपना नाम और अपनी फर्म का नाम, हाँ, मैं अपना नाम और अपनी फर्म का नाम किसी ऐसी रिपोर्ट और स्टेटमेंट के साथ नहीं जोड़ूंगा जो कि कंटिंजेंट है अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन इन अ मैनर व्हिच मे लेड टू बिलीव दैट ही वाज द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, मतलब मैं गारंटी नहीं करूंगा, मैं एश्योरेंस नहीं दूंगा ऐसी प्रिडिक्शन को जो कि मतलब कुछ ऐसी प्रिडिक्शन करूंगा जो हाँ जी फ्यूचर में होगी ही हो, मतलब मैं कोई गारंटी और एश्योरेंस नहीं दूंगा फॉर द एक्यूरेसी ऑफ एनी फोरकास्ट, जो फोरकास्ट मतलब क्या है, जो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि होगी ही होगी फ्यूचर में, तो गारंटी और एश्योर्ड दैट प्रिडिक्शन विल डेफिनेटली हैपन, तो ऐसा मैं अपनी स्टेटमेंट में या ऐसी रिपोर्ट में नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, करूंगा तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फंस जाऊंगा, ठीक है। तो विद एनी रिपोर्ट और स्टेटमेंट कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो पीसीएस कैन नॉट गिव प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी नहीं दे सकता कि फ्यूचर प्रोजेक्शंस को लेकर, ठीक है, कि प्रॉफिट होगा ही होगा, इतने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा ही होगा, इतना मतलब कोई भी प्रोजेक्शंस में फ्यूचर ट्रांजैक्शन को लेकर मैं प्रिडिक्शन नहीं दे सकता, और ऐसी रिपोर्ट और स्टेटमेंट के साथ मुझे साइन नहीं करनी और अपनी फर्म को कनेक्ट नहीं करना है और अपने नाम फर्म का नाम भी यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं फ्यूचर ट्रांजैक्शंस की,
फोरकास्ट फोरकास्ट हो सकता है प्रोजेक्टेड प्रॉफिट हो गया, फ्यूचर सेल्स हो गया, बिजनेस फोरकास्ट हो गया, तो प्रोजेक्टेड फ्यूचर में इतनी सेल होगी ही होगी, इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, तो ये सब चीजें मैं नहीं कर सकता, जो कि कंटिजेंट है फ्यूचर ट्रांजेक्शन से लेके, या मैं उनके एक्यूरेसी को क्या कर रहा हूँ, वाउच कर रहा हूँ, मतलब गारंटी दे रहा हूँ, एश्योरेंस दे रहा हूँ कि एक्यूरेसी, फोरकास्ट की एक्यूरेसी इस फोरकास्ट से होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो समझ में आ गया क्लॉज 3 क्या है, परमिट कर रहा हूँ अपनी फर्म का नाम, खुद का नाम, टू बी यूज इन कनेक्शन विद रिपोर्ट और स्टेटमेंट, क्या इन रिपोर्ट और स्टेटमेंट के साथ, जो कि कंटिजेंट है अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन में, और उस फ्यूचर ट्रांजैक्शन को मैं वाउच कर रहा हूं फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। ठीक है, तो गारंटी और ऐसा एश्योरेंस नहीं देना है, दैट विल प्रेडिक्शन विल डेफिनेटली हैपन। क्लॉज 4 की अगर मैं बात करूं, एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन एनी रिपोर्ट स्टेटमेंट गिवन टू एनी बिजनेस एंटर इन व्हिच ही, ठीक है, इन व्हिच ही इज फर्म अ पार्टनर इन हिज फर्म हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब किसी बिजनेस एंटरप्राइज के साथ मैं एंगेज नहीं हूंगा, किसी कोई बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब मैं ऐसा कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करूंगा। एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन एनी रिपोर्ट और स्टेटमेंट, ठीक है, गिवन टू एनी बिजनेस एंटरप्राइज में, उस बिजनेस एंटरप्राइज को अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करूंगा किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी स्टेटमेंट में, इन विच जिस जिस बिजनेस एंटरप्राइजेस में मेरा, मेरी फर्म का, या फिर मेरे फर्म के किसी पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। क्या है जी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है मीन इंटरेस्ट टू विच एक्सटेंट ऑफ 25%। ठीक है, अगर आपका इतना इंटरेस्ट है तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मान लिया जाएगा, और आप फिर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस ना करें किसी भी रिपोर्ट और किसी भी स्टेटमेंट में जो बिजनेस एंटरप्राइज को हमें सबमिट करनी पड़ेगी। क्लॉज 5 बोलता है फेल टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम, समझ गए, नोन टू हिम मतलब उसको पता था, पर फेल टू डिस्क्लोज मतलब उसको पता है ये मटेरियल फैक्ट है, पर उसने डिस्क्लोज नहीं किया किसी भी अपनी रिपोर्ट में और स्टेटमेंट में, डिस्क्लोजर व्हिच इज नेसेसरी इन मेकिंग सच रिपोर्ट और स्टेटमेंट वेयर ही इज कंसर्न विद सच रिपोर्ट स्टेटमेंट इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब कंसर्न विद सच रिपोर्ट स्टेटमेंट प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंसर्न कैसे, मतलब उसको सर्टिफाई कर रहा है, वो रिपोर्ट को सर्टिफाई कर रहा है, उसने प्रिपेयर किया है, उसने रिव्यू किया है एज अ पीसीएस इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। ठीक है, पर उस रिपोर्ट में, उस स्टेटमेंट में, उस रिपोर्ट में उसने कोई मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करे, फेल टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम, और उसको पता था कि ये मटेरियल है। क्लॉज 6 फेल टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यहाँ पे उसने मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ही डिस्क्लोज नहीं करा है, नोन टू हिम जो उसको पता था, विद व्हिच इज कंसर्न इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब वही सर्टिफाई कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है एज अ पीसीएस इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, पर उसने मटेरियल स्टेटमेंट रिपोर्ट नहीं करे अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा। डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और ग्रोसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, मतलब ड्यू डिलिजेंस का मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशंस नहीं किए हैं उसने। एग्जांपल तौर पे a PCS साइन सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट विदाउट चेकिंग स्टैट्यूटरी रजिस्टर आरओसी फाइलिंग, यानी कि प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर चेकिंग नहीं करी है और क्लीन रिपोर्ट इशू कर दी है, साइन कर दी है सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट, तो वो बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस नहीं किया है आपने, ग्रॉस नेग्लिजेंट है, मतलब आपने मेजर फैमा वायलेशंस इग्नोर कर दिए और क्लीन रिपोर्ट इशू कर दिया, मतलब पीसीएस नोटिस मेजर फैमा वायलेशंस आपने नोटिस किए, बट उसके बावजूद भी वो इग्नोर करते हुए आप आगे बढ़ गए और क्लीन रिपोर्ट इशू कर दी, तो इसको बोलते हैं ग्रोस नेग्लिजेंस है आपका। तो इन प्रोफेशनल ड्यूटीज तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फंस जाओगे अगर इंस्टीट्यूट को पता चल गया तो, ये सब बात। उसके बाद क्लोज 8 फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर, अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझना। अच्छा, पहले हम इसका एग्जांपल देखें। हाँ जी, एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी रिफ्यूज टू प्रोवाइड फैमा रिकॉर्ड बट पीसीएस स्टिल इशू क्लीन कंप्लायंस सर्टिफिकेट, मतलब कंपनी ने मुझे फैमा के रिकॉर्ड्स नहीं दिए और पीसीएस ने स्टिल एक क्लीन कंप्लायंस सर्टिफिकेट दे दिया। अब मान के चलो उस फैमा प्रोविजंस, उस फैमा रिकॉर्ड्स में कोई मतलब कोई नॉन कंप्लायंस था, या कोई फॉरेन फंड से लेकर या फिर कोई एफडीआई से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड छुपा था। ठीक है, मान लेते हैं कि उस फैमा रिकॉर्ड में उससे नॉन कंप्लायंस पता चलता पीसीएस को, या फिर बोलूं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिससे फ्रॉड का खुलासा हो जाता। ठीक है, तो ऐसा हो जाता, पर क्या करा पीसीएस ने, क्लीन कंप्लायंस सर्टिफिकेट दे दिया, तो गलत है, गलत लग रहा है सुनने में भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो इसको इंस्टीट्यूट भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में ही रख रहा है। बोल रहा है फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, मतलब आपने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करी कंपनी से जो कि नेसेसरी थी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, मतलब जो कि जरूरी थी आपकी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, आपने पर वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करी कंपनी से, और इट्स एक्सेप्शन, और उसकी एक्सेप्शन आर सफिशिएंटली मटेरियल टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन। मान लो अगर वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन पीसीएस की नजरों में आ जाती, जो मैं ये कह रहा था फैमा के नॉन कंप्लायंसेस या फिर कोई इरेगुलरिटीज थी फैमा के कंप्लायंसेस को लेकर या एफडीआई से रिलेटेड, वो इरेगुलरिटी पीसीएस के सामने आ जाती, तो क्या वो क्लीन रिपोर्ट इशू करता? नहीं करता ना। क्या वो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करता? यस, बिल्कुल करता। क्या वो डिस्क्लेमर भी दे सकता था? बिल्कुल दे सकता। क्या वो रिफ्यूज कर देता कि हाँ सर मैं नहीं दे सकता, अपनी एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी ओपिनियन? यस, बिल्कुल कर सकता था। तो वही बोल रहे हैं, और उसका एब्सेंस, उसका मिसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इतना मटेरियल है, इतना सफिशिएंट मटेरियल है कि पीसीएस अपनी ओपिनियन को निगेट भी कर सकता था। ठीक है, तो यही
प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स भी इनकॉर्पोरेट किया आपके लिए। Fail to invite attention to any material departure, important deviation from the general accepted procedure relating to the secretarial practice. अभी general accepted procedure relating to the secretarial practice क्या है? General accepted procedure relating to secretarial practice है, यानी कि secretarial standards की बात हो रही है, guidance note की बात हो रही है, या कोई भी guidance ICSI ने issue करी है उसकी बात हो रही है, corporate governance practices की बात हो रही है, companies act की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या है? जनरल एक्सेप्टेड प्रोसीजर यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे हमारे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, नोटिस में क्या क्या आएगा, सीरियल नंबर आएगा, डेट प्लेस आएगा, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। बोर्ड मीटिंग की बात कर रहा हूँ, एसेसमेंट की। एजेंडा आएगा, एजेंडा क्या होता है, एजेंडा में क्या क्या चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, सारा गाइडेंस लिखा हुआ है आपको। ठीक है, और कितना रिकॉर्ड कितने टाइम तक मेंटेन करना है, मिनट को कैसे ड्राफ्ट सर्कुलेट करने हैं, साइनिंग से रिलेटेड सारी चीजें लिखी हुई हैं। लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है? ठीक है, लिखी हुई है ना सर? हाँ जी, लिखी हुई है। तो फेल टू इनवाइट अटेंशन टू एनी मेटल डिपार्चर इंपॉर्टेंट डेविएशन, मतलब फेल टू इनवाइट अटेंशन मतलब आपने पॉइंट आउट नहीं किया अपनी रिपोर्ट के अंदर, क्या पॉइंट आउट नहीं किया है। फेल टू इनवाइट अटेंशन का मतलब पॉइंट आउट नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है आपने, सिंपल सी बात है, मेंशन नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है, हाईलाइट नहीं किया है अपनी रिपोर्ट के अंदर। एनी मेटेरियल डिपार्चर, मेटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट डेविएशन फ्रॉम द जनरल एक्सेप्टेड प्रोसीजर फॉलोड फॉर द सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। अ कंपनी कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग, अगर कंपनी ने कोई बोर्ड मीटिंग आई विदाउट प्रॉपर नोटिस एजेंडा एज रिक्वायर्ड एक्सेस, बट पीसीएस डज नॉट मेंशन इन सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, पर सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में पीसीएस ने नहीं डिस्क्लोज किया। तो मतलब समझ में आया? मतलब फेल टू इनवाइट अटेंशन, अपनी रिपोर्ट के अंदर आपने कहीं भी हाईलाइट नहीं किया, कहीं भी मेंशन नहीं किया, कहीं भी एक्सप्रेस नहीं किया कि मैटेरियल इंपॉर्टेंट डेविएशन हुआ है किससे, फ्रॉम द जनरल एक्सेप्टेड प्रोसीजर, यानी कि कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है बट विदाउट एनी प्रॉपर नोटिस एंड एजेंडा। तो ऐसे ऐसे और भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो कंपनी ने किया, और ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी में अपनी रिपोर्ट के अंदर बेसिकली मेंशन नहीं किया और हाईलाइट नहीं किया हुआ है, तो ये क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा? हाँ जी, ऐसे काम नहीं करने आपको। उसके बाद बोल रहे हैं फेल टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फीस और रेमुनेशन, मनी मीन टू बी एक्सपेंडेड इन अ सेपरेट बैंकिंग अकाउंट और टू यूज सच मनी फॉर द पर्पस फॉर व्हिच दे आर इंटेंडेड विद अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो दो बातें समझ लो आप। पहला, मनी पीसीए जो है अपने क्लाइंट का पैसा सेपरेट अकाउंट में रखेगा। सर ये कौन से पैसे की बात हो रही है? ये देखो, अदर देन फीस और रेमुनेशन की बात हो रही है। सर अदर देन फीस और रेमुनेशन कौन सा फीस है इसके पास पैसा आएगा क्लाइंट का? सर देखो, ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है, वहां पे मुझे ऑथराइज फीस ज्यादा पे करनी होती है, तो अकॉर्डिंग 10 लाख 12 लाख। ठीक है, मैंने तो ज्यादा भी पे किया। आप एसीएस या जितने भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्टर उनसे मुझे बहुत बहुत फीस करनी पड़ती है, 20-20 लाख 25-25 लाख ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज में। अगर कंपनी को एकदम से मतलब 15-20 लाख बढ़ा, मतलब 15-20 करोड़ बढ़ानी होती है जहाँ पे, तो उस केस में इतनी इतनी फीस आती है क्लाइंट से। कहाँ पे आती है? पीसीएस के पास आती है, पीसीएस के पास आती है, तो पीसीएस उस पैसे को सेपरेट अकाउंट में रखेगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगा। ठीक है, दूसरा, उस पैसे को जिस पर्पस के लिए आया उसी पर्पस के लिए वो यूज करेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फंस जाओगे। तो बोल रहा फेल टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट, आप फेल कर गए हो टू कीप द मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन, जो मैंने बताया, और मनी मीन टू बी एक्सपेंडेड इन अ सेपरेट बैंकिंग अकाउंट, मतलब सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा है, और टू यूज सच मनी फॉर पर्पस फॉर विच दे आर इंटेंडेड विद अ रीजनेबल टाइम, मतलब यूज करना है मनी को उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए वो आया है विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब सोचो, पीसीएस के पास पैसा आया है फॉर्म फाइल करने के लिए, आपने फॉर्म फाइल ही नहीं करा, 2 महीने हो गए, 2 महीने से आपका उसका पैसा पड़ा हुआ है, तो ये क्या गलत है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। विद इन रीजनेबल टाइम में आपको करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अ क्लाइंट गिव 50,000 टू अ पीसीएस फॉर आरओसी फाइलिंग स्टैम्प ड्यूटी, द पीसीएस डिपॉजिट इन हिज पर्सनल अकाउंट एंड यूज पार्ट ऑफ हिज ऑफिस एक्सपेंसेस। तो क्या ये गलत है? जी बिल्कुल गलत। एक एग्जांपल आपके मॉड्यूल में ये भी दे रखा है, लेट्स से कम क्लाइंट से पैसा आया है पीसीएस के पास कोई अराउंड 25 लाख समथिंग। ठीक है, और ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज या इनकॉर्पोरेशन के लिए। लेटर ऑन क्या हुआ कि क्लाइंट का जो है वो दिमाग चेंज हो गया, उसको इनकॉर्पोरेशन नहीं कराना, उसका माइंड चेंज हो गया। तो पीसीएस ने क्या किया, उस फीस में से जो पैसा आया हुआ था उसमें से अपनी फीस काट के बाकी का बैलेंस जो है उसको दे दिया। वो भी नहीं करना है। इंस्टीट्यूट बोला है वो भी नहीं चलेगा अनटिल अनलेस आप परमिशन ना ले लें। क्लाइंट को बोल दें सर मेरी इसमें से फीस है, क्या मैं डिडक्ट कर लूं और बैलेंस आपको दे दूं? अगर वो क्लाइंट बोलता है हाँ तो ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है एग्जांपल, तो मैं सोचा बता दूं आपको। ठीक है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रिलेशन टू द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली अब क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात हो रही है? बोल रहा है मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, अगेन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, पीसीएस की भी और इन एम्प्लॉयमेंट की भी। तो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, डीम्ड टू बी गिल्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। कब? अगर वो कॉन्ट्रावीन करता है एनी प्रोविजन दिस एक्ट और रेगुलेशन मेड देयर अंडर एनी गाइडलाइन इशूड बाय द काउंसिल, यानी कि कोई भी गाइडलाइन इशू करी है काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई की काउंसिल ने कोई भी गाइडलाइन इशू करी है, या फिर इस एक्ट का पालन नहीं करा, या कोई भी गाइडलाइन है जो आईसीएसआई की वो फॉलो नहीं करते आप, या कोई भी रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, कोई भी गाइडलाइन इशू करिए वो फॉलो नहीं करते, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फंस जाओगे।
बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी फर्म और पर्सन, अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट वाले की बात हो रही है स्पेसिफिक, यस, एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी फर्म और पर्सन disclose confidential information acquired in course of his employment except as when required by any law for the time being in force or except as permitted by the employer। तो समझ में आ गया, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, कुछ कॉन्फिडेंशियल भी होंगे, अगर वो आपके पास है, अगर आप उसको डिस्क्लोज कर देते हो किसी पर्सन को तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आप क्लाइंट से मतलब अपने एम्प्लॉयर से परमिशन नहीं ले लेते उस डिस्क्लोजर की, या फिर वो लॉ में रिक्वायर्ड है डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, तो वहाँ पे वो मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। ये तो सर बहुत ईजी था क्योंकि आप पहले पढ़ भी चुके हो। Include in any information statement written or form to be submitted to the institute council or any of its committees, director discipline, board of discipline और द अपीलेट अथॉरिटी एनी पर्टिकुलर नोइंग टर्म, मतलब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न और फॉर्म दिया है, यानी कोई भी आप फॉर्म फिल करके दे रहे हैं इंस्टीट्यूट को, ठीक है, या कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई भी रिटर्न दे रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर इंस्टीट्यूट ने मांगी तो वो सबमिट कर रहे हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट को कर रहे हैं, काउंसिल को कर रहे हैं, अपीलेट अथॉरिटी कर रहे हैं, क्यूआरबी को कर रहे हैं, या किसी भी अथॉरिटी को कर रहे हैं इंस्टीट्यूट की, और जानबूझकर आपको पता है कि मैं इसके अंदर फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो, फिर भी आप दे रहे हैं, तो आप क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फंसेंगे। तो एनी पर्टिकुलर नोइंग देम टू बी बोथ, आपको पता है वो फॉल्स है तो नहीं करना है ऐसा, ठीक है, एनी पर्टिकुलर नोइंग देम टू बी अ फॉल्स। उसके बाद ही डिफेलकेट्स और एम्बेजल्स मनी रिसीव इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब कुछ पैसा मुझे क्लाइंट का प्रोफेशनल कैपेसिटी में रिसीव हुआ था, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एम्बेजल कर रहा हूँ, डिफेलकेट कर, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, डिफेलकेट कर रहा हूँ या एम्बेजल कर रहा हूँ। तो ऐसा करना गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इन, अच्छा इन वर्ड का मीनिंग बता दो सर। डिसऑनेस्टली यूज कर रहा हूँ मैं उसका पैसा, मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा हूँ, बस ये दो ही याद कर लो आप, अगर ऐसा कुछ आता है पेपर में तो ठीक है। या रॉन्गफुली यूज कर रहा हूँ, और इजी समझ लो, रॉन्गफुली यूज कर रहा हूँ किसका, क्लाइंट का पैसा, एम्प्लॉयर का पैसा अपना, ठीक है, उसको प्रोफेशनल कैपेसिटी में मुझको रिसीव हुआ है, पर मैं बेसिकली रॉन्गफुली यूज कर रहा हूँ, मिसएप्रोप्रिएट कर रहा हूँ, डिसऑनेस्टली यूज कर रहा हूँ, तो क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। तो पीसीएस कलेक्ट आरओसी फी फ्रॉम द क्लाइंट बट नेवर फाइल फॉर्म फॉल्सली क्लेम पेमेंट वाज मेड, ठीक है, तो ये सब। लास्ट वन इज अदर मिसकंडक्ट रिलेशन टू द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, पार्ट 3 बोलता है, अब ये मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी कि दोनों के लिए है, पीसीएस के लिए भी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है, और ये क्या है, अदर मिसकंडक्ट, क्या नहीं है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, अदर मिसकंडक्ट है, क्या है, वही जेल वाली बात हो गई इसमें। बोलता है हेल्ड गिल्टी बाय एनी सिविल, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने मुझे दोषी ठहरा दिया है, और दोषी जब ठहराया तो पनिशेबल किया है इम्प्रिजनमेंट के साथ फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ। और वहां कितनी थी, कितनी सर, पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में अदर मिसकंडक्ट में जो थी वो कितनी हुई थी, जेल, जेल थी अप टू 6 मंथ, यहाँ कहती है एक्सीडिंग 6 मंथ, तो ये क्या है, अदर मिसकंडक्ट में इसको डाला, ठीक है जी, समझ आ गए आपको सारे पॉइंट, समझ आ गए जी। अगर कुछ भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया, अगेन यहाँ पे हमने 10 पॉइंट पढ़े, और यहाँ पे हमने 4 पॉइंट पढ़े, और यहाँ पे हमने 1, कोई भी पॉइंट, मैं बोलता हूँ कोई भी क्लॉज आपको समझ नहीं आया, पूरे लेक्चर में कोई भी क्लॉज समझ नहीं आया, तो आप बेसिकली कमेंट में वो पर्टिकुलर पॉइंट डाल दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो ये थे, वैसे भी ये रिवीजन है तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सारे टॉपिक मुझे जो इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज करवाने हैं, ठीक है। तो एक बार और पर्टिकुलरली हम इसको रिवाइज करते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हमने पढ़े, यस, दो तरीके की प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मतलब दो शेड्यूल है हमारे पास, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में क्या है सर, पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल बोलता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रिलेशन टू द पीसीएस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करता है, कर किससे रिलेटेड, पीसीएस से रिलेटेड। पार्ट 2 बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सर्विस इन एम्प्लॉयमेंट वाले, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करता है पार्ट 3, दोनों पीसीएस और एम्प्लॉयमेंट दोनों। उसके बाद अदर मिसकंडक्ट है सर, वो भी दोनों से रिलेटेड है। उसके बाद सेकंड शेड्यूल पढ़ते हैं सर, पार्ट 1 जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, किससे रिलेटेड, पीसीएस से रिलेटेड। पार्ट 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, दोनों से रिलेटेड बोथ, एंड थर्ड वन इज अदर मिसकंडक्ट है, दोनों से रिलेटेड। तो अदर मिसकंडक्ट यहाँ भी दोनों से रिलेटेड है, यहाँ भी दोनों से रिलेटेड है, और एक क्या है, वो इम्प्रिजनमेंट वाला है अप टू 6 मंथ और एक्सीडिंग 6 मंथ है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होंगी सारी की सारी, अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया है। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल लॉ कनेक्ट सीरीज।